हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज सीए सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज सीए इंटर का जो जीएसटी का रिवीजन चल रहा था उसका पार्ट 2 आज शुरू करेंगे एंड खत्म भी करेंगे। तो पार्ट 2 में क्या क्या हम आज खत्म करेंगे, जो आपका रहेगा चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में अगर देखेंगे वहां पे तीन तीन चैप्टर है, इंडिविजुअली तीन तीन चैप्टर है। एक है लेवी चैप्टर, दूसरा है आपका आरसीएम चैप्टर, तीसरा है आपका कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर। एंड वैल्यूएशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर टर्म में एक आता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। तो यहाँ पे पहले हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स आपको मिल जाएगा एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए ये नोट्स। उसके बाद और एक बात आपको करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल सी सत्यरंजन स्वाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो यहाँ पे आएगा एंड आता रहता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर, इसमें पहला जो पार्ट है वो है लेवी पार्ट। अगर इसको देखेंगे ना तो आ जाइए थोड़ा। तो इसमें थ्री पार्ट है। एक है लेवी ऑफ जीएसटी, लेवी है जो कि डील कर रहा है सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन नंबर 9 है। एंड दूसरा है आपका आरसीएम चैप्टर जो एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। एंड तीसरा आपका यहाँ पे है, तीसरा क्या है, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे है कॉम्पोजिशन लेवी जो कि सेक्शन नंबर 10 से डील कर रहा है। लेवी कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी इसको भी बोलते हैं। तो चलो बिना कोई देरी से हम चार्ज ऑफ जीएसटी लेवी पार्ट शुरू कर देते हैं। लेवी पार्ट, तो लेवी में क्या रहता है, मेन लेवी कैसे होगा, बट उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो सीजीएसटी एक्ट का एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट का एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है। तो अगर देखेंगे ये सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 ये एप्लीकेबल हो जाता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, समझ आ गया। उसके बाद स्टेट जीएसटी या आपका एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वो भी एप्लीकेबल हो जाता है होल ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वो एप्लीकेबल हो जाएगा होल ऑफ द यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट चीज है वो है इंडिया का डेफिनेशन क्या है। इंडिया का डेफिनेशन क्या है, ये एमसीक्यू आता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एक दो नंबर का। ठीक है, इंडिया का डेफिनेशन क्या है, तो क्या है बोलो, मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया, इंडिया मीन्स, इंडिया इंक्लूड्स या इंडिया मीन्स टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसको बोलते हैं टेरिटोरी ऑफ इंडिया, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा टेरिटोरियल वाटर, आ जाएगा टेरिटोरियल वाटर एंड वो एक्सटेंड हो जाता है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स अगर देखें, एक नॉटिकल माइल कितना है, तो एक नॉटिकल माइल अगर देखेंगे वो एक नॉटिकल माइल अगर आप किलोमीटर में हम इक्वल करेंगे तो वो हो जाता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, उसी हिसाब से लगभग आपका यहाँ पे 20 किलोमीटर तक यहाँ पे आपका आ जाता है टेरिटोरियल वाटर। पहला है टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दूसरा है टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद है सब सब सॉइल अंडरलाइनिंग टेरिटोरियल वाटर। जो भी वाटर हम देख रहे हैं, अरबियन सी है, ठीक है, इंडियन सी है, वो जो भी सब देख रहे हैं सी, उसके अंदर जो भी सॉइल है उसको बोलते हैं सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल अंडरलाइनिंग द टेरिटोरियल वाटर, उसको भी हम बोलेंगे इंडिया। ठीक है, तीन चीज हो गया। उसका चौथा चीज क्या है, जो भी एयर, एयर स्पेस, एयर एबव दी टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी एयर स्पेस, ठीक है, जो भी एयर स्पेस एबव एबव टेरिटोरी ऑफ इंडिया या टेरिटोरियल वाटर, तो उसको भी हम बोलेंगे इंडिया। लास्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड बोलते हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या, उसको भी बोलेंगे हम इंडिया का डेफिनेशन है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये मेनली फिश जो भी पकड़ रहे हैं, ठीक है, फिशिंग बिजनेस में जो भी एंगेज होते हैं वो जाते हैं वहां पे मछली पकड़ने के लिए। फिशिंग बिजनेस में जो भी एंगेज है उनके लिए वो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, एंड वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए है 200 नॉटिकल माइल तक। तो ईजेड के केस में 200 नॉटिकल माइल तक हम उसको इंडिया बोलेंगे। ठीक है, उसको हम इंडिया बोलेंगे। तो फिशिंग बिजनेस में जो एंगेज होते हैं तो वहां पे 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक हम उसको इंडिया बोलेंगे। तो पांच चीजें इंडिया में, मेरे साथ देखो, पांच चीजें इंडिया में। पहला है टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दूसरा है टेरिटोरियल वाटर जो कि 12 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद है सबसॉइल अंडरलाइनिंग दी टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद एयर स्पेस अबव टेरिटोरी ऑफ इंडिया या टेरिटोरियल वाटर, लास्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो उसको बोलते हैं इंडिया। तो वही यहाँ पे बोला है इंडिया मीन्स
टेरिटोरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर जो कि 12 नॉटिकल माइल तक है। उसके बाद सब सॉइल अंडरलाइनिंग दी वाटर, टेरिटोरी ऑफ इंडिया के जो वाटर है, एयर स्पेस एबव टेरिटोरी एंड टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद वो जो भी एक्ट के तहत, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एक एक्ट दिया है उसके तहत हम वहां पे 200 नॉटिकल माइल तक हम उसको इंडिया मान सकते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करिए, ओनली आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन याद रखिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, ये था आपका इंडिया का डेफिनेशन। उसके बाद चलो चलते हैं मेन जो सेक्शन नंबर 9 है, जहां से लेवी शुरू हो जाता है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सीजीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सीजीएसटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर देता है सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप लेवी करिए एंड कलेक्ट करिए। कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 दे रहा है। तो सेक्शन नंबर 9 में 5 सब सेक्शन है, बट इंपोर्टेंट है सबसेक्शन 3, 4, 5, इंपोर्टेंट है सबसेक्शन 3, 4, 5। तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। 1, 2 कुछ नहीं है, वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में दिया है, बट 3, 4, 5 इंपोर्टेंट है। 3, 4, 5 सबसेक्शन वो इंपोर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे सबसेक्शन 3 क्या बता रहा है। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बता रहा है, ये सब सीजीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का हम पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 7 पढ़े हैं क्या? सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 पढ़े हैं मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। उसके बाद है सेक्शन नंबर 9 जो कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सीजीएसटी। तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 बता रहा है कि सेक्शन नंबर 9 का बता रहा है कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आरसीएम लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन हुई आरसीएम अप्लाई। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा मेन जो सीजी होता है, वो कुछ नोटिफाई करेगा, कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसके ऊपर लगेगा आरसीएम में टैक्स। आरसीएम मीन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा, ठीक है। आरसीएम में लगेगा टैक्स लगेगा। एंड यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट सब नोटिफाई किया है उसके लिए एक नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2007 ने वो पूरा ही बोल रहा है कि आरसीएम चैप्टर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरसीएम चैप्टर के बारे में, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है फंडा, आरसीएम क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे है सप्लायर एंड यहाँ पे है रेसिपिएंट। मेनली सप्लायर सेल करता है, उसके बाद वो कलेक्ट करता है पैसा इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी अमाउंट है एंड यहाँ पे कलेक्ट करता है अमाउंट प्लस टैक्स। यहाँ पे मेनली गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है। गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स सप्लाई करता है, उसके बाद ये अमाउंट प्लस टैक्स पेमेंट करता है, वो अमाउंट प्लस टैक्स पेमेंट करता है। एंड यहाँ पे ये गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा। तो ये जो होंडा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम या एनसीएम बोलते हैं। मींस ये सब हम नॉर्मली देख रहे हैं, ये सब हम नॉर्मली देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। बट अगर देखें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे वो जो टैक्स है ये ओनली अमाउंट पेमेंट करता है रेसिपिएंट, ठीक है। अमाउंट ओनली पेमेंट करता है किसको? सप्लायर को। बट टैक्स यहाँ पे रेसिपिएंट खुद पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को खुद पेमेंट कर देता है रेसिपिएंट। तो इसको बोलते हैं आरसीएम, ठीक है। जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा टैक्स, एंड यहाँ पे दोनों सिचुएशन में आरसीएम को या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को, वहां पे रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आरसीएम में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पेमेंट करता है, रेसिपिएंट यहाँ पे टैक्स करता है, पेड करता है। बट अगर देखेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, वहां पे सप्लायर पेड करता है, कलेक्ट करता है रेसिपिएंट से, उसके बाद वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। बट अगर देखें आरसीएम में, वो रेसिपिएंट खुद पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, एंड आईटीसी दोनों सिचुएशन में मिल जाएगा रेसिपिएंट को। सिंपल, ये है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो सबसेक्शन 3 बता रहा है मेनली आरसीएम चैप्टर के बारे में बता रहा है। हम डिस्कशन करेंगे आगे आरसीएम चैप्टर, हम पूरा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे आरसीएम चैप्टर, वहां पे देखेंगे पूरा 15-16 पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद और कुछ नोटिफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है, और कुछ नोटिफाइड सप्लाईज है जिसके ऊपर प्रोमोटर देगा टैक्स आरसीएम में, और कुछ नोटिफाइड प्रोडक्ट है जहां पे प्रोमोटर टैक्स भरेगा, ठीक है, प्रोमोटर टैक्स भरेगा आरसीएम में। क्या क्या है? अगर कुछ सीमेंट यहाँ पे खरीदता है प्रोमोटर, तो वहां पे आरसीएम में टैक्स भरेगा का प्रोमोटर भरेगा। उसके बाद अगर कोई भी कैपिटल गुड्स मींस कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अगर वो परचेज करेगा, तो वहां पे भी आरसीएम में पेमेंट करेगा प्रोमोटर, ठीक है, वहां पे भी आरसीएम में पेमेंट करेगा प्रोमोटर। उसके बाद और ऑनर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि परचेज कितना कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से। अगर वो परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से लेस देन 80%, अगर वो लेस देन 80% परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वहां पे जितना भी वो कम परचेज कर रहा है उतना के लिए उसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। मेनली यहाँ पे 20% एग्जेम्प्ट हो जाता है, बाकी 80% यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा गुड्स या सर्विसेज से। बट अगर कम रिसीव करता है 80% से, तो वो जो कम है
उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो ये प्रमोटर का बात है। मेनली क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे है सप्लायर है, कोई भी सप्लायर है, एंड यहाँ पे है प्रमोटर है। तो प्रमोटर यहाँ पे जो भी खरीदेगा तो वहां पे पहले तो सीमेंट सीमेंट जब सीमेंट वो खरीदता है तो वहां पे आरसीएम में टैक्स भरेगा कौन? प्रमोटर। आरसीएम में टैक्स भरेगा। उसके बाद कोई भी अगर कैपिटल गुड्स देखेंगे, जैसे कोई भी वो मिक्सचर मशीन है, कोई भी ट्रैक्टर है, जो भी कैपिटल गुड्स है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, जब वो खरीदेगा तो वहां पे भी वो आरसीएम में टैक्स भरेगा, वो आरसीएम में टैक्स भरेगा। बाकी जो रह जाता है तो उसके ऊपर बैलेंस जो भी रहेगा, तो उसके ऊपर वो अगर रजिस्टर पर्सन से अगर लेता है तो यहाँ पे सप्लायर देखेंगे, ये अगर रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है सप्लायर, और एक है ऑन रजिस्टर, ठीक है। ऑन रजिस्टर छोड़ देते हैं क्योंकि रजिस्टर से देखेंगे कितना वो परचेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर पर्सन से वो परचेज कर रहा है, और टोटल वो परचेज कर रहा है 1 लाख, ठीक है, टोटल वो परचेज कर रहा है 1 लाख अदर गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें से वो रजिस्टर पर्सन से परचेज कर रहा है 40,000, तो वो रजिस्टर पर्सन से परचेज कर रहा है 40,000, बट टोटल वो परचेज कर रहा है मीन सर्विस ले रहा है या गुड्स परचेज कर रहा है 1 लाख है। तो यहाँ पे वो कितना आरसीएम में टैक्स भरेगा? तो यहाँ पे देखेंगे जो भी रजिस्टर पर्सन से जो भी परचेज कर रहा है, तो वहां पे रजिस्टर पर्सन उसके ऊपर टैक्स भरेगी, एंड उनको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सप्लायर है, तो ये जो रजिस्टर सप्लायर है, वो वो टैक्स भरेगा कितना? 40,000 के ऊपर। 40,000 के ऊपर वो टैक्स भरेंगे, वो टैक्स पेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर कितना टैक्स भरेगा? तो प्रमोटर को मेनली 20% छोड़ देते हैं, तो टोटल देखेंगे 1 लाख है। तो 1 लाख का हम क्या करेंगे, टोटल 80% देखेंगे कितना है, क्योंकि 20% आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, क्योंकि आप ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज या सर्विस ले सकते हैं। उसका लॉजिक मैं इसके बाद बताऊंगा, बट थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 80% है ये टोटल रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस या गुड्स परचेज करना चाहिए था, बट वो एक्चुअली कितना परचेज कर रहा है? 40,000। एंड बैलेंस कितना है? बैलेंस अगर यहाँ पे देखेंगे 80,000 माइनस 40,000, तो बैलेंस जो भी 40,000 रहेगा उसके ऊपर आरसीएम में प्रमोटर टैक्स भरेगा, उसके ऊपर आरसीएम में प्रमोटर टैक्स भरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन प्रमोटर जो भी काम करता है, मेनली उसका काम है बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग बनाता जब, तो वहां पे जो भी सब काम करते हैं, कारपेंटर है, जो भी सब अदर सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो मेनली ऑन रजिस्टर ही होते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा सब कारपेंटर है, उनका रजिस्ट्रेशन से कोई लिमिट नहीं है, एंड उनका टर्नओवर अगर भी देखेंगे 20 लाख से कम होता है एक साल में, तो इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे प्रमोटर को आप प्रोविजन लगा दिए कि प्रमोटर मैक्सिमम यहाँ पे अगर सब कुछ रजिस्टर पर्सन से खरीदेगा या सर्विस लेगा, तो वहां पे ऑन रजिस्टर पर्सन वो सब क्या करेंगे, जो पहले सर्विस देते थे जीएसटी से पहले, बट अभी वो क्या करेंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आया है कि 20% आप ले सकते हैं ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से, बट 20% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर 20% से ज्यादा लेते हैं ऑन रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस, तो वहां पे जो रेसिपिएंट है, जो प्रमोटर है, उसको टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में, उसको टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में। तो यही फंडा। तो 3 चीज है। पहला सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, जो भी कंक्रीट मशीन है या मिक्सचर मशीन है या ट्रैक्टर ट्रक, जो भी सब कैपिटल गुड्स एंड आपका सीमेंट है, तो वहां पे तो आरसीएम में कंपल्सरी प्रमोटर टैक्स भरेगा। बैलेंस जो भी रहता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे प्रमोटर 80% कंपल्सरी परचेज करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन से। अगर 80% से कम परचेज करता है, तो जो भी कम परचेज करता है, तो उसके ऊपर प्रमोटर को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। मेन तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है या सर्विस लेता है, उसके ऊपर तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स भरेगा। बट जो बैलेंस रह जाता है, शॉर्ट जो रह जाता है 80% से, तो उसके ऊपर प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, प्रमोटर को आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद सबसेक्शन 4 है, ठीक है। सबसेक्शन 4 बता रहा है, यही वाला पॉइंट मेनली सबसेक्शन 4 बता रहा है, ये तीनों पॉइंट के बारे में। तो बता रहा है, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods and services, or both. All the provision of the act shall apply to such recipient as if is the person liable to pay tax relation to supply of such goods and services। तो यहाँ पे मेनली बता रहा है कुछ नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जिसके ऊपर
आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स भरेगा एंड उसके ऊपर सब कुछ टैक्स प्रोविजन लग जाएगा, मीन्स आरसीएम लग जाएगा। तो यही जो तीनों प्रोडक्ट है प्रोमोटर का केस, वही वाला एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लाया था, ठीक है। उसके बारे में दिया है कि जब आएगा सीमेंट या कैपिटल गुड्स तो वहां पे आपका लग जाएगा आरसीएम एंड बैलेंस 80% अगर कम परचेज करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो वहां पे आरसीएम में प्रोमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा। समझ आएगा, सिंपल फंडा है, कुछ यहाँ पे नया चीज नहीं है, ठीक है, नया चीज कुछ भी नहीं है। उसके बाद सबसेक्शन 5 है जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। सबसेक्शन 5 है जो कि जीएसटी पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको देखते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर उसका एग्जांपल देखेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, एग्जांपल बोलो, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ओला है, उबर है, जितना भी आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसको सब बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको बोलते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि वहां पे आरसीएम लगता है, ठीक है, आरसीएम लगता है। 3 सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज बोलते हैं जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, ठीक है, जिसके ऊपर आरसीएम लगता है। तो 3 सर्विसेज क्या है स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसको हम याद रखते हैं एचएमटी, एच फॉर होटल अकोमोडेशन वाला सर्विस, एम फॉर मिसलेनियस सर्विस, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। होटल अकोमोडेशन सर्विस क्या है, जैसे अगर देखेंगे ओयो, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि ओयो वो टैक्स भरेगा। उसके बाद अगर देखेंगे आपका मिसलेनियस सर्विसेज जैसे अर्बन कंपनी, तो अर्बन कंपनी जैसे सर्विसेज देता है तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, अर्बन कंपनी, वो टैक्स भरेगा। उसके बाद है आपका जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होता है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जैसे ओला, उबर, अभी रैपिडो आ गया है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलवेज टैक्स भरेगा, जो कि है ओला, उबर एंड आपका रैपिडो, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। आ जाइए नीचे, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर है एंड यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर इको है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका रहता है रेसिपिएंट। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं होटल अकोमोडेशन का सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली सप्लायर देता है रेसिपिएंट को सर्विसेज, बट इसको मैनेज कौन करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये पेमेंट करता है इको को। उसके बाद इको सप्लायर को पेमेंट करता है होटल। तो ओयो में आप जाते हैं तो ओयो में आप ओयो को देते हैं, ठीक है, ओयो आप में आप पेमेंट करते हैं, बुक करते हैं थ्रू ओयो आप। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्राइटेरिया क्या होगा, तो वहां पे क्राइटेरिया देखेंगे, ये जो रियल सप्लायर है, रियल सप्लायर उसका अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, मीन्स अगर रियल सप्लायर अगर रजिस्टर हो जाता है तो वहां पे रियल सप्लायर टैक्स भरेगा, वहां पे रियल सप्लायर टैक्स भरेगा। अगर रियल सप्लायर रजिस्टर है तो वहां पे वो टैक्स भरेगा, वो टैक्स मीन्स जीएसटी भरेगा। अगर रियल सप्लायर ऑन रजिस्टर है, अगर रियल सप्लायर ऑन रजिस्टर है तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टैक्स भरेगा। समझ आ गए, यहाँ पे रेसिपिएंट का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे देखें रियल सप्लायर अगर रजिस्टर है तो रियल सप्लायर भरेगा टैक्स, अगर रियल सप्लायर रजिस्टर नहीं है तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा, ठीक है। ये एक सर्विसेज है, वो ये जो कि होटल अकोमोडेशन। उसके बाद दूसरा है अर्बन कंपनी, अर्बन कंपनी जो कि मिसलेनियस वाला है। अर्बन कंपनी अगर देखेंगे तो वहां पे भी सेम फंडा है, अगर रियल सप्लायर रजिस्टर है तो वहां पे रियल सप्लायर टैक्स भरेगा, अगर रियल सप्लायर ऑन रजिस्टर है तो वहां पे अर्बन कंपनी जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वो टैक्स भरेगा। बट अगर देखेंगे आपका लास्ट वाला है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला, उबर वो टैक्स भरेगा। अगर देखें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यहाँ पे सप्लायर एंड यहाँ पे है रेसिपिएंट एंड यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इससे ये पैसा लेता है ओला से या उबर से लेता है या रैपिडो से लेता है, तो यहाँ पे ये जो ओला है वो ऑलवेज टैक्स भरेगा। यहाँ पे ये रजिस्टर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ओला ऑलवेज टैक्स भरेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लायर टर्नओवर इज एक्सीडेड 20 लाख और नॉट, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑलवेज ओला, उबर, रैपिडो टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो 3 सर्विसेज है जो कि है एचएमटी है, होटल अकोमोडेशन, मिसलेनियस सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ये तीनों सर्विसेज के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर का फंडा लगता है। बाकी जो भी अदर सर्विसेज है तो वहां पे ये इको का फंडा नहीं लगता है, वहां पे सप्लायर टैक्स भरेगा नहीं तो रेसिडेंट टैक्स भरेगा। बट ये तीनों सर्विसेज के केस में इको का कॉन्सेप्ट लगता है एंड जहां पे इको टैक्स देता है अगर ऑन रजिस्टर होता है सप्लायर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन डाउट आता है इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में नहीं है, मेनली तो इको अगर इंडिया में है जैसे ओला, वो इंडिया का है तो ओला टैक्स भरेगा, ठीक है। अगर ओला की जगह उबर आ जाता है तो उबर तो इंडियन कंपनी नहीं है, वो यूएस बेस्ड कंपनी, तो वहां पे कौन भरेगा,
वहां पे कौन टैक्स भरेगा? तो वहां पे जो भी उबर का जो भी है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंडिया में है तो वो टैक्स भरेगा, उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वो टैक्स भरेगा। अगर उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, अगर उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो वहां पे उसको एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे, तुम जहां पे भी जाता जाओ, बट टैक्स देके जाओ, ठीक, बट टैक्स देके जाओ। तो यहाँ पे वही सिंपल है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में है तो अच्छा बात, वो टैक्स भर देगा। अगर भी नहीं है, उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स भर देगा। अगर वो भी नहीं है तो अपॉइंट करो, अपॉइंट करो, नहीं तो वो आपको काम करने नहीं देंगे, आपको काम करने नहीं देंगे। निर्मला सीतारमण ने बोले आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो काम करने नहीं देंगे। तो यह सिंपल फंडा है जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज के लिए, एंड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज के ऊपर ओनली लगता है ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा, जो कि है होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड मिसलेनियस यूटिलिटी या मिसलेनियस सर्विसेज। अगर यहाँ पे होटल अकोमोडेशन के केस में अगर होटल रजिस्टर है तो वो टैक्स भरेगा, अगर नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा, जैसे ओयो है। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन में ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला, उबर, रैपिडो, वो ऑलवेज टैक्स भरेगा। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस यूटिलिटी के केस में अगर रियल सप्लाई रजिस्टर है तो वो तो टैक्स भरेगा, नहीं तो आरसीएम में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि अर्बन कंपनी वो टैक्स भरेगा, ठीक है, अर्बन कंपनी वो टैक्स भरेगा। उसके बाद है अगर इको इंडिया में है तो इको लाइबल टू पे टैक्स, वो टैक्स देगा। उसके बाद अगर इको इंडिया में नहीं है, उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उसका जो भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव दी इको मींस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव वो टैक्स भरेगा। अगर वो दोनों भी नहीं है, इको नहीं है, उसका पर्सनल जो भी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो वहां पे उसको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए इको, इको को अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर जीएसटी पर्पज, जीएसटी पर्पज के लिए उसको एक अपॉइंट करना पड़ेगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आपका मेनली लेवी चैप्टर खत्म हो जाता है, लेवी चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं आपका आरसीएम चैप्टर को चलते हैं। आरसीएम चैप्टर, आरसीएम मींस वहां पे एक नोटिफिकेशन आया था 13/2017, 13/2017, तो वहां पे आपका रेसिपेंट टैक्स भरेगा, वहां पे रेसिपेंट टैक्स भरेगा। हम देखेंगे यहाँ पे आपका आरसीएम चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे आपका ऑलवेज रेसिपेंट टैक्स भरेगा, मेनली सप्लाई टैक्स भरता है, बट यहाँ पे रेसिपेंट टैक्स भरेगा। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एंड ये जो नोटिफिकेशन है वो है 13/2017, तो इसको आप याद रख लीजिए, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्शन नहीं है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी सेक्शन नहीं है, बट आपको नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशन नंबर याद रख देते हैं ना, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोविजन पता है कहाँ पे आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, कौन आरसीएम में टैक्स भरेगा, ये तो आपको पता चल जाएगा। बट ये नोटिफिकेशन नंबर अगर आप लिख लेते हैं तो आपका 80+ कंपल्सरी, क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन है और एक है आपका एग्जामिनेशन चैप्टर में एक नोटिफिकेशन नंबर है, ये दोनों को अगर आप याद रखते हैं ना तो आपका 80+ कंपल्सरी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे तो कोई सेक्शन नहीं है, हम आज पर प्रोविजन लिख के छोड़ देते हैं, बट नहीं है, आपको प्रोविजन के साथ लिखना पड़ेगा कि आज को नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 लिख देने से आपका पूरा जो एज है वो बढ़ जाएगा, जो भी एग्जामिनर देखेगा उसको भी पता चल जाएगा ये जो बच्चा अच्छे से सही से पढ़ाई किया है। तो इसलिए आपको ये नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा। सिंपल, डेटेड वाला छोड़ दीजिए, डेट कब आया था, अगर डेटेड याद रखें तो भूल सकते हैं, क्योंकि दो दो नोटिफिकेशन है, एक आपका आरसीएम चैप्टर में और एक है आपका एग्जामिनेशन चैप्टर में, तो दो दो नोटिफिकेशन है, तो इसलिए नोटिफिकेशन नंबर को याद रखिए, डेटेड को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका ओनली सर्विसेज कवर हो जाता है, गुड्स के ऊपर अभी तक आरसीएम आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ओनली सर्विसेज यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है, सर्विसेज ओनली कवर हो जाता है। तो सर्विसेज को हम याद तो रखेंगे, जैसे हम पूरा आरसीएम को कैसे याद रखेंगे, डॉक्टर गुप्ता आईएएस होकर गोरा हो गए एंड डीबीएस बैंक में लेन किया, तो वो एक हम पहले वो उसको क्रिएट किए थे, तो ठीक है, हम जब पढ़ पाएंगे उसके बाद हम इसको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद हम इसको समझा देंगे, ठीक है, हम इसको समझा देंगे, तो उससे पहले समझा देंगे एंड इसको याद भी करा देंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं जीटीए में क्या क्या सर्विसेज है एंड यहाँ पे सप्लायर कौन है एंड रेसिपेंट कौन है। तो पहला सर्विसेज है जो कि जीटीए का सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विसेज है, एंड यहाँ पे आरसीएम लगता है, यहाँ पे आरसीएम लगता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे आरसीएम लगता है एंड यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, तो आपको इसको समझाना पड़ेगा। नीचे आ जाइए, पूरा अमेंडमेंट हो जाएगा, पूरा अमेंडमेंट आपका इजी से हो जाएगा एंड आपको ये पूरा याद आ जाएगा क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या सिनेरियो है। तो अगर देखेंगे पहले जो जीटीए का सर्विसेज था, जीटीए में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी था, तो वहां पे दो ऑप्शन था, दो ऑप्शन क्या था, तो जीटीए के पास ऑप्शन था कि वो जीटीए पे कर सकता है, जीटीए अगर यहाँ पे नॉट पेड, पेड नहीं करता है, अगर वो नॉट पेड, पेड नहीं करता है जीएसटी, अगर नहीं करता है जीएसटी, जो रहता है जीएसटी का रेट क्या रहता है, तो जीएसटी का रेट अगर वो पेड नहीं करता है तो वहां पे 2.5% प्लस 2.5%
देना पड़ेगा, या आपका आईजीएसटी 5% देना पड़ेगा किसको, आपको रेसिपिएंट को, जहां पे आरसीएम ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, जहां पे आरसीएम ऑप्शन लग जाएगा, जहां पे रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कुछ भी सप्लाई करता है, जैसे अगर देखें बस बस अगर आप भाड़े में जाते हैं, या अगर देखें कोई भी ट्रक्स है, तो वहां पे बहुत सारा ट्रक्स का एजेंसी होते हैं, वो जो एजेंसी है उनको सब बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो वहां पे आरसीएम ऑप्शन लग जाएगा, एंड यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता था। ठीक है, एंड यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये एक ऑप्शन था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम इसको थोड़ा नहीं, ठीक है, यहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे ऑप्शन था कि यहाँ पे अगर जीटीए पेड कर देता है, अगर जीटीए यहाँ पे पेड कर देता है जीएसटी, पेड अगर कर देता है जीएसटी, ठीक है, तो वहां पे जीटीए 6% पेड करेगा, या आपका 12% पेड करेगा, जहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। मीन्स जीटीए यहाँ पे वो टैक्स में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम में जीटीए पेड करेगा, एंड यहाँ पे उसको आईटीसी भी मिल जाएगा, उसको आईटीसी भी मिल जाएगा। तो मैं आपको इससे पहले थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे मेनली जीटीए रहता है, एंड वो सप्लाई करता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मीन आप जाते हैं ट्रक भाड़े में लेते हैं, या कोई भी अगर सामान आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वहां पे जीटीए के पास आप जाते हैं, एंड यहाँ पे रेसिपिएंट, तो यहाँ पे रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो वहां पे जीटीए पेमेंट करेगा, नहीं तो यहाँ पे आरसीएम में रेसिपिएंट पेमेंट करेगा। ये है फंडा। तो पहला प्रोविजन यही था, अगर जीटीए पेड नहीं करता है तो वहां पे 2.5% लगता है, या 5% लगता है आरसीएम में, एंड आईटीसी नहीं मिलता था जीटीए को, क्योंकि वो आरसीएम में मिलेगा जो रेसिपिएंट को। उसके बाद अगर जीटीए पेड कर देता था जीएसटी, तो वहां पे 6%, 12% लगता था, एंड उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते थे, एंड उसको आईटीसी से मिल जाता था। बट यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आया, ये था पुराना लॉ, बट अमेंडमेंट जो है वो रेड में लिख रहे हैं, क्योंकि अमेंडमेंट में बहुत दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जीटीए भी वो पेड कर सकता है। पेड यहाँ पे भी पेड करता था, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो पेड करता था, बट यहाँ पे नया क्या पेड कर रहा है, पेड कर रहा है जीएसटी, बट यहाँ पे रेट क्या रहेगा, रेट रहेगा 2.5%। मीन जीटीए के पास अभी भी ऑप्शन आ गया है कि वो 2.5% या 5% पेड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट कर देगा। ठीक है, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट कर देगा, वो ऑप्शन आ गया है। बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2.5% में क्या आईटीसी मिलेगा, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बट उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, या अवेल करने के लिए 2.5% उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कहां पे देगा डिक्लेरेशन, इन दी अनेक्स्टर, अनेक्स्टर 5 में, अनेक्स्टर 5 में उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वी मीन्स 5, अनेक्स्टर सब हम वी में लिखते हैं, वी वी आई वी ट्रिपल आई ऐसे लिखते हैं, ना कि नंबर में नहीं लिखते हैं। उसके बाद अनेक्स्टर 5 में बिफोर, बिफोर और ऑन, जो भी हमारा प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर का 15 मार्च, 15 मार्च उस दिन या उससे पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अनेक्सर 5 में बताना पड़ेगा कि मैं देना चाहता हूँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 2.5% देना चाहता हूँ, तो वहां पे वो दे पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे वो दे पाएगा। तो ये था यहाँ पे पूरा जीटीए का फंडा क्या है। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, आरसीएम है। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ऑप्शन आया है कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट आके आ गया है कि जीटीए यहाँ पे पेड कर सकता है 2.5% या 5% पेड कर सकता है, एंड वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पेमेंट करेगा, बट आरसीएम नहीं मिलेगा, बट इसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का 15 मार्च पहले उसको अनेक्सर 5 में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये है सिंपल का फंडा, जो कि पूरा जीटीए का फंडा। बट यहाँ पे जो रेसिपिएंट कौन होंगे, तो रेसिपिएंट के लिए 7 स्पेसिफाइड पर्सन। तो यहाँ पे ये जो रेसिपिएंट कौन होंगे, ये जो रेसिपिएंट हम पढ़े हैं यहाँ पे रेसिपिएंट कौन होंगे, 7 स्पेसिफाइड पर्सन, 7 स्पेसिफाइड पर्सन। कौन कौन है 7 स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे अगर देखेंगे, पहला है कोई भी अगर रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फार्म और एओपी वेदर रजिस्टर और नॉट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, एक पार्टनरशिप फार्म अगर ऑन रजिस्टर होगा तो भी हम उसको स्पेसिफाइड पर्सन बोलेंगे, एंड वहां पे आरसीएम लगेगा। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो 7% आ जाइए, क्या क्या है, तो 7% क्या क्या है, तो 7% में आ जाते हैं आपका रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्म और एओपी वेदर रजिस्टर और नॉट। उसका कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 7% के केस में उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ओनली ये 7% बन सकते हैं यहाँ पे आरसीएम में टैक्स देने के लिए जीटीए सर्विसेज में। जीटीए सर्विसेज में ये 7% बन सकते हैं, 7% बन सकते हैं। तो यहाँ पे अमेंडमेंट होके क्या हो गया है कि आरसीएम ऑप्शन या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म
तो आरसीएम ऑप्शन में जीटीए इज नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू पे, मींस अगर आरसीएम लग जाता है तो वहां पे 2.5% लग जाएगा एंड वो रेसिडेंट 7% टैक्स पेमेंट करेगा एंड क्रेडिट भी नहीं मिलेगा जीटीए को, ठीक है, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मींस यहाँ पे दोनों सिचुएशन में जीटीए को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, जो बोल रहा है ऑप्शन 2 के बारे में, ठीक है, ऑप्शन 2 के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा बट जीटीए पे करेगा 2.5% टैक्स। उसके बाद जीटीए ऑप्शन लेना पड़ेगा कहाँ पे, डिक्लेरेशन देकर अनेक्सर 5 में ऑन और बिफोर दी 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर से पहले उसको बताना पड़ेगा कि मैं लेना चाहता हूँ ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया है पहला जीटीए का सर्विसेज है। उसके बाद देखें लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज, तो लीगल सर्विसेज में जो भी एडवोकेट सर्विस देते हैं, जो भी एडवोकेट सर्विस देते हैं, तो वहां पे पहला कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, ये है सप्लायर वाला कॉलम है, यहाँ पे कौन सा सर्विस है, यहाँ पे सीरियल नंबर एंड यहाँ पे सप्लायर कौन है एंड यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है। तो पहला है सर्विस क्या है, दूसरा है सप्लायर कौन है, तीसरा है रेसिपिएंट कौन है। तो यहाँ पे सर्विस क्या है, लीगल सर्विसेज है एंड यहाँ पे सप्लायर कौन है, कोई भी एडवोकेट। ऑब्वियसली लीगल सर्विस कौन देगा, एडवोकेट देगा ना। और दूसरा कौन देता है क्या लीगल सर्विसेज, एडवोकेट ही मेनली देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी भी देते हैं, बट मेजरली हम अगर एडवोकेट को देखेंगे तो वो याद आ जाता है कि हाँ वो लीगल सर्विसेज सब देते हैं, ठीक है। तो एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट है या फार्म ऑफ एडवोकेट है, तो यहाँ पे एडवोकेट हो सकते हैं सीनियर या जूनियर या फार्म ऑफ एडवोकेट, यहाँ पे एडवोकेट मीन सब कुछ आ सकते हैं। एंड रेसिपिएंट कौन बनेगा यहाँ पे, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मींस टैक्सेबल टेरिटरी मींस वो रजिस्टर है, रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को बोलते हैं, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी किसको बोलेंगे, जो ऑन रजिस्टर है, जो इंडिया के बाहर है उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। बट अगर कोई भी रजिस्टर है तो उसको बोलेंगे कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो वो मेनली बोलता है रजिस्टर बिजनेस, रजिस्टर बिजनेस को बोलता है यहाँ पे, रजिस्टर बिजनेस को यहाँ पे बोलता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिब्यूनल का सर्विसेज है, ट्रिब्यूनल सर्विसेज जैसे कोर्ट, कोर्ट जो भी सर्विस देता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड जो भी ट्रिब्यूनल होता है, एनसीएलटी होता है, तो वो जो सर्विस देते हैं किसको देते हैं, कोई भी अगर रजिस्टर पर्सन, कोई भी रजिस्टर बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस होना चाहिए एंड वो रजिस्टर होना चाहिए, तभी वहां पे जो बिजनेस रजिस्टर है वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, टैक्स भरेगा, समझ आएगा, वो आरसीएम में टैक्स भरेगा। तो यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल का सर्विसेज के केस में मेनली आर्बिटर ट्रिब्यूनल जो कि कोर्ट होता है, मेनली ये कोर्ट के बारे में बोला है, बट अभी कोर्ट का वर्ड वो अभी चेंज हो गया है, मेनली चेंज होता रहता है, वो अभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं। एंड वहां पे जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी मींस जो भी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी है, मींस वो रजिस्टर है एंड वहां पे वो आरसीएम में टैक्स भरेगा, वो आरसीएम में टैक्स भरेगा, ये था। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या है, जैसे अगर देखें कोई भी आईपीएल होता है, तो आईपीएल में मेनली स्पॉन्सरशिप कौन लेता है, जो हमारा टाटा, टाटा जो भी लेता है इस बार स्पॉन्सरशिप, वो सब स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है मेनली। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस जैसे यहाँ पे लेता है बीसीसीआई, बीसीसीआई से टाटा लेता है स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मेनली एनी पर्सन यहाँ पे हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, बट यहाँ पे जो रेसिपिएंट है, जैसे यहाँ पे टाटा, टाटा यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, अगर रजिस्टर होगा, टाटा खुद बॉडी कॉर्पोरेट होगा या यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फार्म भी होगा तो भी यहाँ पे आरसीएम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है, सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है, बट रेसिपिएंट आपका होगा बिजनेस एंटिटी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोलते हैं, या आपका पार्टनरशिप फार्म होगा, एंड दोनों रजिस्टर होना चाहिए, दोनों रजिस्टर होना चाहिए, समझ आ गया। स्पॉन्सरशिप सर्विस में एक यूनिकनेस है जो कि एनी पर्सन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एंड ये जो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है, समझ आ गए। क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हमारा यूट्यूब चैनल में जाओ एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिलेटेड, ठीक। तो उसके बाद है गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, तो वहां पे कौन गवर्नमेंट होता है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। मेनली गवर्नमेंट कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेसिपिएंट कौन होगा, अगर कोई भी बिजनेस अगर वो रजिस्टर है तो यहाँ पे रेसिपिएंट होगा कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी वो होगा रेसिपिएंट। तो वहां पे आरसीएम में बिजनेस जो भी रजिस्टर है वो टैक्स भरेगा। बट चार पॉइंट है जहां पे ये आरसीएम वाला ऑप्शन नहीं लगेगा, वहां पे गवर्नमेंट टैक्स भरेगा, वहां पे गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। चार ऑप्शन क्या है, आईपीआर है जहां पे गवर्नमेंट टैक्स भरेगा आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स भरेगा, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। तो आईपैड क्या है, तो यहाँ पे पहले तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर रेंटिंग सर्विस देता है कौन, गवर्नमेंट यहाँ पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग सर्विस देता है
तो वहां पे गवर्नमेंट टैक्स भरेगा, खुद गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। बट सेकंड पॉइंट में यहाँ पे उसको डाल दिया है कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं भरेगा। अगर देखेंगे यहाँ पे बता दिया है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे गवर्नमेंट दे रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है, तो वहां पे ये जो रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स भरेगा, वो टैक्स भरेगा आरसीएम में। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट में दे दिया है कि गवर्नमेंट टैक्स भरेगा। उसके बाद अमेंडमेंट लेके आ गया, बोलता है कि अभी गवर्नमेंट बोला है कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम बाबा टैक्स नहीं भरेंगे भाई, तू टैक्स भरेगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर तू होगा तो टैक्स भरेगा, अगर ऑन रजिस्टर होगा तो वहां पे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वहां पे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑन रजिस्टर होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसको देता है, कोई भी नॉन गवर्नमेंट को देता है, जैसे हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को जब गवर्नमेंट दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो जब सर्विस दे रहा है, वो 4 सर्विस मेनली देता है, बट इसके ऊपर अभी आरसीएम लगता है, बट एग्जेम्पशन हट गया है। 4 सर्विस क्या है, सेल सर्विस है, स्पीड पोस्ट, ए फॉर एजेंसी सर्विस, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ई फॉर एक्सप्रेस पार्सल। तो ये चारों सर्विस अगर पोस्ट देगा किसको, नॉर्मल पर्सन को, मीन नॉन गवर्नमेंट पर्सन को, तो वहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्स भरेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्स भरेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, आईपी हो गया। उसके बाद हम देखें एयरक्राफ्ट या वेसल सर्विस, एयरक्राफ्ट या वेसल सर्विस गवर्नमेंट जब देता है तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स भरेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। एंड लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स भरेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। मेनली आरसीएम लगता है, बट 4 सर्विसेज के ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। आईपीआर है, बट आई अभी गवर्नमेंट टैक्स नहीं भरता है, आरसीएम लग जाता है। बट अगर देखें क्रॉस क्या है, ओनली 3 सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भरेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, जो कि है पोस्ट जो भी सर्विस देता है किसको, नॉन गवर्नमेंट बॉडी को। उसके बाद एयरक्राफ्ट या वेसल जो भी सर्विस देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या सर्विस जो भी सर्विस देते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर देखेंगे आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे आरसीएम में टैक्स भरेगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। ऊपर वाला हम देखे थे वहां पे बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा तो वहां पे वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स भरेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स भरेगा। समझ आ गया, सिंपल है, कुछ यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद और एक अमेंडमेंट आया था जो कि था ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर उसको बोलते हैं, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई सर्विसेज। तो यहाँ पे ट्रांसफर जब करेगा, फ्लोर स्पेस इंडेक्स उसको बोलते हैं, या डेवलपमेंट राइट्स। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रमोटर रहता है। ठीक है, प्रमोटर के पास बहुत पैसा होता है, तो प्रमोटर वो घर बनाता है, तो वो एक इंडिविजुअल मिस्टर एक्स को बोलता है कि, मिस्टर एक्स को बोलता है कि तुम्हारे जो भी एक लैंड है, तुम्हारा जो लैंड है, लैंड में मैं घर बनाऊंगा, तुमको कुछ पैसा दूंगा अभी, बाद में कुछ तुमको उसमें से फ्लैट दे दूंगा। ठीक है, कुछ फ्लैट दे दूंगा, या जो भी प्रॉफिट होगा हमारा होगा। बट बट प्रोमोटर बहुत चालाक है, क्योंकि उसको पता है मैं घर बना दूंगा, बट ओनरशिप किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास है। वो घर बनाने के बाद बोलेगा कि मेरा जगह है, मेरा लैंड है, मैं घर नहीं दूंगा तुमको। ठीक है, तो इसीलिए प्रोमोटर क्या बोलता है, तुम्हारा जो भी राइट्स है तुम ट्रांसफर करो। कौन सा राइट है, डेवलपमेंट राइट्स है, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स उसको बोलते हैं, एफएसआई। जो भी राइट्स है तुम मेरे को ट्रांसफर करो, अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा घर, तो पहले तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, ओनरशिप उसके पास रहता है, बट डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करता है, डेवलपमेंट राइट उसको ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं टीडीआर या एफएसआई, इसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो उसके बाद प्रमोटर घर बनाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो बैंक में ले जाएगा। बट यहाँ पे जो दिक्कत का बात है कि यहाँ पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, टैक्स लगेगा। एंड आरसीएम में ये जब ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर होता है लैंड का वैल्यू, तो यहाँ पे प्रमोटर आरसीएम में टैक्स भरेगा, यहाँ पे प्रमोटर आरसीएम में टैक्स भरेगा। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है, कुछ यहाँ पे टेक्निकल बात नहीं, मैं आपको समझा दिया। उसका सेम होगा अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज में देगा, कोई पर्सन अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज देता है, लॉन्ग टर्म लीज में लैंड देता है, मेनली माइनिंग का काम जब होता है, या लॉन्ग टर्म लीज में जब लेते हैं, प्रमोटर लेता है, मेनली लॉन्ग टर्म लीज में लेता है, तो वहां पे प्रमोटर टैक्स भरेगा। ठीक है, दोनों केस में सेम होगा। लॉन्ग टर्म लीज या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स के केस में ऑलवेज प्रमोटर आरसीएम में टैक्स भरेगा, प्रमोटर आरसीएम में टैक्स भरेगा। तो ये दोनों पॉइंट सेम है, वही बोला है। पहला पॉइंट में एनी पर्सन यहाँ पे हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, एंड रेसिपिएंट प्रमोटर बनेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लीज जिसका टेन्योर वो मेनली 30 ईयर से ज्यादा, ऑब्वियसली क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज आपका 100 ईयर से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 50 ईयर 100 ईयर से ज्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे 30 ईयर से ज्यादा एक स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं कि जो हमारा निर्मला सीतारमण बोले हैं कि 30 ईयर से अगर ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। तो अगर लॉन्ग टर्म लीज या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे एनी पर्सन ट्रांसफर कर सकता है, एंड रेसिपिएंट बनेगा प्रमोटर, रेसिपिएंट बनेगा प्रमोटर, यहाँ पे बनेगा। सिंपल है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कुछ पॉइंट हम देखें, पॉइंट 5 तक हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम याद करा देंगे, इसको हम याद करा देंगे, कोई दिक्कत मत लीजिए, इसको हम याद करा देंगे। ठीक है,
इसको हम याद करा देंगे। उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट, लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टर सर्विस। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टर मेनली जो सर्विस देता है, डायरेक्ट खास करके डायरेक्टर जो भी सर्विस देता है, डायरेक्टर जो भी सर्विस देता है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट, मेनली वही कंपनी होता है बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहां पे जो भी कंपनी ऑब्वियसली टैक्स भरेगा, ठीक है। वो जो कंपनी ऑब्वियसली टैक्स भरेगा जब डायरेक्टर टैक्स देता है, जो सर्विस देता है, तो वहां पे कंपनी टैक्स भरेगा, क्योंकि कंपनी बड़ा लोग है तो वो टैक्स भरेगा। सेम अगर इंश्योरेंस एजेंट जो भी सर्विस देता है, तो बड़ा यहाँ पे कौन है, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी टैक्स भरेगा आरसीएम, ठीक है। आरसीएम में टैक्स भरेगा। तो आप यहाँ पे फंडा याद रख लीजिए, जो भी बड़ा वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, जो भी बड़ा होगा वो टैक्स भरेगा आरसीएम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट है एंड यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी। एंड प्रोविजन तो मैं आपको बता दिया, प्रोविजन है कि आपको जो भी क्वेश्चन है प्रोविजन में लिख लेना है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो प्रोविजन बता दिया, लॉजिक भी बता देता हूँ, जिससे आपको कंपलसरी 80+ आएगा। हमारा जो मेन मेन यहाँ पे जो एम है, आपको 80+ सिक्योर करना है, ठीक है। आप अगर मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो तो भी आपको 80+ सिक्योर करना है, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आप भी मेहनत करते हैं एंड आप भी सही से हार्ड वर्किंग करते हैं एंड आप डिजर्व करते हैं 80+ सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो चलो पढ़ाई कर लो एंड मेरा क्लास जल्दी जल्दी खत्म मैं कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी जल्दी, टेंशन जो भी आपका सब टेंशन मेरा टेंशन है, आपको ओनली पढ़ाई करना है, ठीक है। और पढ़ाई कैसे करना है मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। तो उसका रिकवरी एजेंट जो भी सर्विस देता है, तो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, मेनली बैंक में क्या होता है, बहुत सारा एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो इसलिए बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सब रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो सब रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो सब रिकवर करते हैं जाकर, वो सब जाकर अकाउंट होल्डर से जो भी लोन लेते हैं उनसे रिकवरी करते हैं। तो वो जो रिकवरी करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा पार्टी कौन है, यहाँ पे बड़ा पार्टी कौन है, ऑब्वियसली जो बैंक है, एनबीएफसी है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स भरेंगे आरसीए में, वो टैक्स भरेंगे आरसीए में, सिंपल है। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट है एंड यहाँ पे बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी जो कि ऑब्वियसली रजिस्टर है, क्योंकि अगर कोई बैंक एनबीएफसी अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो काम वो शुरू नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो ऑब्वियसली रजिस्टर ही होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है कॉपीराइट सर्विसेज। कॉपीराइट सर्विसेज रिलेटिंग टू ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क एंड कॉपीराइट सर्विसेज रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी। मेनली दोनों सेम है, बट 2 साल पहले अमेंडमेंट आके उसको अलग कर दिया था, बट दोनों एक ही है। कॉपीराइट सर्विसेज मेनली पहला है रिलेटिंग टू द ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक एंड आपका म्यूजिकल सर्विसेज के रिलेटेड है, एंड दूसरा जो की है लिटरेसी सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है, लिटरेसी सर्विसेज के रिलेटेड। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में ऑथर, म्यूजिक कंपोजर मेनली सर्विस देते हैं। किसको देते हैं, पब्लिशर या म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को देते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी बड़ा पार्टी है, तो यहाँ पे बड़ा पार्टी कौन है, ऑब्वियसली जो म्यूजिक कंपनी है, टी सीरीज है, वो बड़ा है। म्यूजिक डायरेक्टर के पास कितना पैसा है, बट यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसके पास ज्यादा पैसा है, या यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर के पास क्या पैसा है, जो पब्लिश जो करेगा उसके पास पैसा ज्यादा है ना। और क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास ऑब्वियसली ज्यादा पैसा है, तो वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, ठीक है। दोनों सेम है, यहाँ पे भी ऑथर वही सेम है, बट यहाँ पे पब्लिशर आ जाता है, वही दोनों सेम है। दोनों के केस में यहाँ पे ऑब्वियसली जो बड़ा पार्टी है वो टैक्स भरेगा, जो बड़ा पार्टी है वो टैक्स भरेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर वो बड़ा पार्टी टैक्स नहीं भरता है, वो बड़ा पार्टी टैक्स नहीं भरता है, तो वहां पे तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, दोनों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर बड़ा पार्टी टैक्स भी नहीं भरता है, खास करके ये ऑथर के केस में, ऑथर के केस में अगर बड़ा पार्टी टैक्स नहीं भरता है, तो छोटा पार्टी जो भी ऑथर है वो भी टैक्स भर सकता है एंड वो रिटर्न फाइल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। अगर वो सब 3 चीज अगर कर देगा, मीन्स वो रजिस्टर करके, रिटर्न फाइल करके, टैक्स अगर पेमेंट कर देगा, तो वहां पे पेनल्टी कुछ भी नहीं लगेगा एंड वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। बट इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा 1 साल, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा 1 साल, क्योंकि अगर ऐसे तुम बोल रहे हो मैं दूंगा, वो बोल रहा है मैं दूंगा, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना सिस्टम में। तो इसलिए जो भी दे रहे हैं दो, बट 1 साल तक देना पड़ेगा, बट 1 साल तक देना पड़ेगा। तो वही ऑप्शन डाल दिया है। अगर ऑथर अगर वो टैक्स रजिस्ट्रेशन कर देता है, पेड कर देता है सीजीएसटी एंड डिक्लेरेशन, वही रिटर्न अगर फाइल कर देता है कि वो विड्रॉ नहीं करेगा, ये ऑप्शन 1 ईयर तक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो टैक्स भरेगा, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है एंड पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल फंडा है, कुछ यहाँ पे अलग चीज नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं है, ये है। उसके बाद है सर्विसेज जो भी ओवरसीइंग कमिटी देते हैं। ओवरसीइंग कमिटी मेनली अगर देखेंगे वो मेनली आरबीआई को देते हैं सर्विसेज, आरबीआई को मेनली सर्विस देते हैं ओवरसीइंग कमिटी, जैसे वर्ल्ड बैंक एंड बहुत सारा यहाँ पे ओवरसीइंग सार्क कंट्री वाला वो जो ओवरसीइंग कमिटी, ये मेनली आरबीआई को सर्विस देते हैं। तो वहां पे बड़ा पार्टी कौन है, ऑब्वियसली आरबीआई है एंड वो इंडिया में है, ओवरसीइंग कमिटी आउटसाइड इंडिया में है, वो इंडिया में रजिस्टर नहीं होंगे, मेनली आरबीआई इंडिया का है, वो रजिस्टर है। तो जो रजिस्टर है उसको पकड़िए ना, उसको पकड़िए जो रजिस्टर है, एंड आरबीआई भी बड़ा पार्टी है तो उसको पकड़िए, वो टैक्स भरेगा आरबीआई, ठीक है। वो टैक्स भरेगा आरबीआई जब ओवरसीइंग कमिटी देते हैं, ठीक है, ओवरसीइंग कमिटी जो सर्विस देते हैं, तो वहां पे आरबीआई को, तो वहां पे आरबीआई आरसीएम में टैक्स भरेगा, आरबीआई आरसीएम में टैक्स भरेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है सर्विस जो भी देते हैं बाय वे ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो डीए से जो भी सर्विस देते हैं इंडिविजुअल
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये मेनली क्या करते हैं, ये बैंक के बीएफ में जाते हैं, वहां पे वो जो बैंक का जैसे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ये मेनली जैसे अगर देखें कोई भी मॉल के सामने आपको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड आप लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, अप्लाई करिए, कोई भी लोन अप्लाई करिए, ये सब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो सब सेल करते हैं बैंक का प्रोडक्ट या एनबीएफसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इंडिविजुअल नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए, बट यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देंगे, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर देंगे किसको, बैंक को, एनबीएफसी को, तो वहां पे बड़ा पार्टी कौन है, बैंक, एनबीएफसी, वो सब बड़ा पार्टी, वो टैक्स भरेगा आरसीए में, ठीक है, वो टैक्स भरेगा आरसीए में, वही बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फार्म या एलएलपी अगर होंगे यहाँ पे डीएसए, तो ये तो बड़ा पार्टी बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है जो बैंक के लिए काम करते हैं, तो वो तो अलग बात है, वहां पे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा, बट जो इंडिविजुअल जो पर्सन हमारे जैसे आपके जैसे पर्सन जाकर वो बैंक का क्रेडिट कार्ड सर्विस देते हैं, बोलते हैं कि आप खरीदिए क्रेडिट सर्विसेज लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, तो वहां पे इंडिविजुअल अगर होगा तो वहां पे आरसीएम लगेगा, एंड जो बैंक वो देंगे, अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर वो कॉर्पोरेट बन जाएगा तो वहाँ कॉर्पोरेट वो टैक्स भरेगा ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, बट अगर इंडिविजुअल बनेगा तो वहां पे वो जो इंडिविजुअल के बिहाफ में बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी जो कि रजिस्टर ऑलवेज होते हैं वो टैक्स भरेंगे, ठीक है, वो टैक्स भरेंगे जो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पे जो सर्विस देते हैं, सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी, तो वहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर टैक्स भरेगा बैंकिंग कंपनी के बिहाफ में। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे जो आपका रहता है बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी रहता है, बैंकिंग कंपनी रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, ये मेनली बैंकिंग कंपनी को रूरल एरिया में अगर बैंकिंग कंपनी को कोई भी ब्रांच खोलना है, तो यहाँ पे ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर जाकर रूरल एरिया में मेनली समझाते हैं कैसे एटीएम यूज करना है, बट अभी तो वो सब कुछ आता है एटीएम कैसे यूज करते हैं, बट पहले जब आया था एटीएम यूज जब आया था तो वहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर जाकर एटीएम कैसे यूज करते हैं, लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब समझाते हैं मेनली बिजनेस फैसिलिटेटर, क्योंकि रूरल एरिया में इतना तो नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ये सब समझाते हैं। तो वहां पे ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर मेनली बैंक के बिहाफ में लोगों को समझाते हैं, एंड बैंक से वो कुछ कमीशन लेते हैं, वो बैंक से कुछ कमीशन लेते हैं, वो जो कमीशन लेते हैं बैंक से, तो वहां पे वो जो कमीशन के ऊपर बैंकिंग कंपनी टैक्स भरेगा, वो जो कमीशन के ऊपर बैंकिंग कंपनी लेगा यहाँ पे आरसीएम में वो टैक्स भरेगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी बड़ा है तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी टैक्स भरेगा, ठीक है, ये जो कमीशन देते हैं, ठीक है, ये जो कमीशन देते हैं उसके ऊपर बैंकिंग कंपनी टैक्स भरेगा, ठीक है, ये बैंकिंग कंपनी आरसीएम में टैक्स भरेगा, सेम है। और एक पॉइंट है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर की जगह बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी वो भी सर्विस देते हैं, बट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये जो सर्विस देते हैं ना, ये बड़ा बड़ा सर्विस है। जैसे बैंक में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई भी बैंक में अगर टेक्नोलॉजी कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, ये सब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट देते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये बड़ा पार्टी है, मेनली आईटी कंपनी होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को देगा, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का बहुत सारा यहाँ पे एजेंट होते हैं, ये मेनली एजेंट से सर्विस लेता है, ठीक है, एजेंट से सर्विस लेता है, यहाँ पे एजेंट है, यहाँ पे एजेंट है, ये एजेंट से मेनली ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मेनली सर्विस लेता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मेनली सर्विस लेता है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आरसीएम में, यहाँ पे हम आरसीएम में ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये वाला नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ये वाला सर्विसेज से, जो एजेंट देते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है, वही रूरल ब्रांच के रिलेटेड है। बट यहाँ पे जो एजेंट सर्विस देते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो वहां पे क्या टैक्स कौन भरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एजेंट देते हैं, एजेंट को ये सब कमीशन देते हैं, जो भी सब कमीशन देते हैं, तो कमीशन जब देंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उसका एजेंट, तो वहां पे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स भरेगा आरसीएम में, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स भरेगा आरसीएम में, ठीक है, वही बता रहा है दूसरा पॉइंट, वही बता रहा है दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे अगर सर्विस दे रहे हैं एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो उसके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली बड़ा पार्टी कौन है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी मींस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो टैक्स भरेंगे एजेंट के बिहाफ में, एजेंट जो भी सर्विस देते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, सिंपल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये आपका हो गया है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे आप देख रहे हैं सब सिक्योरिटी सब सर्विसेज, ग्रुप बी ग्रुप सी ये सब सिक्योरिटी, ग्रुप डी ये सब सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स भरेगा, बट यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज कोई भी पर्सन दे सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर कोई भी पर्सन यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज दे सकता है, एंड यहाँ पे जो भी रजिस्टर है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स भरेगा आरसीए में, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स भरेगा आरसीए में, समझ आएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स भरेगा आरसीए में, सिंपल है। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जब रेंट में मोटर व्हीकल जो भी सर्विस देता है, रेंट सर्विस जो देता है, तो वहां पे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट वो मेनली टैक्स देगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई भी पर्सन मेनली वो देता है किसको,
कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है बट बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे रेसिपिएंट ऑलवेज बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फार्म जहाँ पे होगा वो ऑलवेज टैक्स भरेगा। ये एक आपका लॉजिक है। जहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फार्म आ जाएगा तो वहाँ पार्टनरशिप फार्म या बॉडी कॉर्पोरेट वो टैक्स भरेंगे आरसीएम में। तो यहाँ पे रेसिपिएंट अगर होगा कौन, बॉडी कॉर्पोरेट, एंड यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है बट बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर ये जो सर्विस देगा किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसके ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा आरसीएम, उसके ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा आरसीएम। तो ये था आपका पॉइंट। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी मेनली कोई भी पर्सन अगर सिक्योरिटी लैंड में देगा, भाड़े में देगा, तो वहां पे लेंडर यहाँ पे सर्विस देता है बोरोवर को। बोरोवर मीन्स जो लेता है, लेंडर मीन्स जो देता है। तो ऑब्वियसली कौन लेता है, जो लेता है वो टैक्स देगा ना। अगर यहाँ पे बोरोवर की जगह अगर बोलेंगे कि लेंडर को टैक्स देने के लिए, तो लेंडर बोलेगा मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूंगा, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा तो मैं क्यों दूंगा, मेरे पास रखने दो, मैं भाड़े में नहीं दूंगा। तो वहां पे प्रोविजन लेके आए हैं कि नहीं, जो लेता है उसको चाहिए वो सिक्योरिटी, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, उसको आरसीएम में टैक्स लगा दीजिए। तो आरसीएम में वो जो बोरोवर वो टैक्स भरेगा। यहाँ पे आरसीएम में वो जो बोरोवर वो टैक्स भरेगा, वो बोरोवर टैक्स भरेगा। तो उसके बाद आईजीएसटी एक्ट का जो भी दो है अमेंडमेंट नहीं है, आरसीएम है, दो पॉइंट है आईजीएसटी एक्ट का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये थोड़ा आप जान लीजिए क्या है। एंड ये नोटिफिकेशन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10/2017, 10/2017, वो दोनों याद रखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। इंटर लेवल में क्वेश्चन नहीं आता है बट फाइनल लेवल में आता है, बट इंटर लेवल में नहीं आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो सर्विसेज दिया है मैंने, अगर दो सर्विस में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला है कोई भी पर्सन अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो अगर कोई भी पर्सन वो जो सर्विस लेता है पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में, आपको समझा देता हूँ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर कोई भी पर्सन वो अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, नॉन एनटीटी में है, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी कब बोलते हैं, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी दो सिचुएशन में बोलते हैं। एक तो वो इंडिया के बाहर है, उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी बोलेंगे, या वो इंडिया में है बट ऑन रजिस्टर है, वो ऑन रजिस्टर है, तो उसको बोलते हैं एनटीटी, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। एंड टैक्सेबल टेरिटोरी किसको बोलते हैं, जो इंडिया में है या वो रजिस्टर है उसको बोलते हैं। बट इंडिया में होकर अगर वो रजिस्टर नहीं है तो उसको टैक्सेबल टेरिटोरी में नहीं बोलेंगे, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटोरी में नहीं है, मीन्स टैक्स का दौरा में नहीं आता है, मीन्स वो टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एंटिटी अगर कोई भी सर्विस देगा, कोई भी पर्सन अगर वो टीटी में है, तो यहाँ पे एंटिटी मीन्स यहाँ पे मिस्टर एक्स है, वो एंटिटी में है, एंड वो टीटी में है मीन्स टैक्सेबल टेरिटोरी में है मिस्टर वाई। तो ऑब्वियसली जो रजिस्टर है जो टैक्सेबल टेरिटोरी में है तो वो तो टैक्स भरेगा, वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, वही बोला है वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, जो भी टैक्सेबल टेरिटोरी में है वो टैक्स भरेगा। बट यहाँ पे अगर वो टैक्सेबल टेरिटोरी में है बट वो अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, वो अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है मीन्स एंटी, तो ये मेनली फाइनल लेवल का ये जो टर्मिनोलॉजी है एनटीओआर, एनटीओआर मीन्स जो भी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मीन्स हमारे जैसे आपके जैसे जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, एंड आप कोई भी सामान खरीदते हैं किसके लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल है एंड वो खरीदता है पर्सनल पर्पज के लिए, जैसे कोई भी हम वीडियो गेम यूएसए से हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर को हम पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमको बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो यहाँ पे अगर वो ऑनलाइन रेसिपिएंट होता है तो वो कभी भी टैक्स नहीं भरेगा। तो यहाँ पे रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है बट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को छोड़कर कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वहां पे आरसीएम लगेगा। सप्लायर है एंटिटी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में, रेसिपिएंट है टीटी में है जो कि हमारे इंडिया में है रजिस्टर है, बट यहाँ पे रेसिपिएंट में आपका नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं होगा। अगर होगा तो वहां पे वो नहीं टैक्स भरेगा कभी भी, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कभी भी टैक्स नहीं भरेगा, तो वहां पे आरसीएम में टैक्सेबल टेरिटोरी में जो भी है वो टैक्स भरेगा, ठीक है, वो टैक्स भरेगा, वही बोला है यहाँ पे पहला पॉइंट। कोई भी पर्सन अगर वो एंटिटी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में है, एंड कोई भी पर्सन अगर वो टीटी में है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट एनटीओआर किसको बोलेंगे, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में है अगर वो कुछ भी आउटसाइड इंडिया से लेके आता है पर्सनल पर्पज के लिए, इंडिविजुअल पर्सनल पर्पज के लिए कुछ भी खरीदता है तो उसको बोलेंगे क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट। एंड दूसरा पॉइंट है अगर कोई भी गुड्स हम खरीद के लाएगा, कोई भी इंपोर्टर, इंपोर्टर मीन जो भी परचेज करके लाता है इंडिया के बाहर, तो यहाँ पे इंपोर्टर परचेज करके लाएगा तो इंपोर्टर को टैक्स भरना पड़ेगा, वही सेम है क्योंकि इंपोर्टर ऑलवेज इंडिया में होता है, तो यहाँ पे वो एंटिटी में है, एंटिटी में है। इंपोर्टर मीन्स जो इंडिया के बाहर से परचेज करके लाता है कोई भी गुड्स, तो यहाँ पे है इंपोर्टर, तो इंपोर्टर इंडिया में है और वो रजिस्टर भी है, सेम फंडा दोनों का सेम ही है, क्योंकि वो इंपोर्टर है टीटी में है एंड वो इंडिया में है, वो टैक्स भरेगा, ठीक है, वो टैक्स आरसीएम में टैक्स भरेगा। सिंपल है दोनों पॉइंट, कोई भी यहाँ पे दिक्कत का बात नहीं है, सिंपल फंडा है, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे आपका पूरा आरसीएम खत्म हो जाता है, बट इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए मैं एक मौजा सा एक छोटा सा एक पॉइंट जो सिनोनिम्स यूज किए थे, जो कि था डॉक्टर गुप्ता आईएएस होकर गोरा हो गए एंड डीबीएस बैंक से लेन लिए। डॉक्टर गुप्ता डी फॉर डायरेक्टर का सर्विसेज है, डी फॉर डायरेक्टर का सर्विसेज है, उसके बाद आर, आर मीन्स रिकवरी एजेंट का सर्विसेज है,
उसके बाद जी, जी मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है, गवर्नमेंट में 3 सर्विसेज आ जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में जो भी तीनों सर्विसेज सब कुछ आ जाते हैं गवर्नमेंट के रिलेटेड, ठीक है। ये जो चारों सर्विसेज गवर्नमेंट के रिलेटेड सर्विसेज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया गवर्नमेंट के रिलेटेड। उसके बाद आई, आई है इंश्योरेंस एजेंट जो भी सर्विस देता है, इंश्योरेंस एजेंट जो भी सर्विस देता है। उसके बाद डबल ए, पहला ए है जो भी एडवोकेट जो भी सर्विस देता है, एंड दूसरा ए है जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी सर्विस देता है। उसका एस, स्पॉन्सरशिप का सर्विस, स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज। उसके बाद है जी, जी मीन्स यहाँ पे जीटीए का सर्विसेज है, जीटीए का सर्विसेज है। उसके बाद ओ, ओ मीन्स ओवरसीइंग कमिटी का सर्विसेज है। उसके बाद आर, आर मीन्स एक आर था वो था रिकवरी एजेंट का सर्विसेज। उसके बाद और एक आर है जो कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विसेज है। गोरा हो गया। उसका डी, डी मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो भी डीएस है जो भी सर्विस देते हैं। उसका बी, बी में 2 पॉइंट है, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला 2 पॉइंट है। उसका एस, एस में सिक्योरिटी सर्विस जो भी देते हैं, सिक्योरिटी सर्विस जो भी देते हैं, ठीक है। एंड ये पॉइंट सब लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है कहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगा। एस हो गया सिक्योरिटी सर्विस। उसके बाद लैंड, लैंड है लास्ट वाला, जो लेंडर देता है बोरोवर को लैंड करता है सिक्योरिटी, तो वो लैंड वाला पॉइंट, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता आईएएस होकर गोरा हो गया एंड डीबीएस बैंक से लैंड किए। डॉक्टर गुप्ता आईएएस होकर गोरा हो गया एंड डीबीएस बैंक से लैंड किए, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता आईएएस होकर गोरा हो गया एंड डीबीएस बैंक से लैंड किए। डी फॉर डायरेक्टर का सर्विसेज। उसके बाद आर मीन्स रिकवरी एजेंट का सर्विसेज। उसके बाद डॉक्टर गुप्ता। जी फॉर गवर्नमेंट का सर्विस या जीटीए का सर्विस ले सकते हैं, एक गवर्नमेंट का ले लेते हैं। उसके बाद गुप्ता हो गया उसमें वो। जी मीन्स यहाँ पे जीटीए का सर्विसेज है। आईस हो गए पहले। आई मीन्स इंश्योरेंस एजेंट का सर्विस। ए मीन्स एडवोकेट सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस। उसके बाद जी, जी मीन्स यहाँ पे जीटीए का सर्विस। ओ मीन्स ओवरसीइंग कमिटी का सर्विसेज। उसके बाद आर मीन्स रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ए मीन्स यहाँ पे ऑथर का सर्विस भूल गए थे, ऑथर का सर्विस वहां पे 2 पॉइंट था कॉपीराइट के रिलेटेड। गोरा हो गया एंड डीबीएस बैंक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यहाँ पे है। उसके बाद बी मीन्स बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। एस मीन्स सिक्योरिटी सर्विसेज है। उसका लैंड में लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे पूरा आपका खत्म हो जाता है, पूरा आरसीएम खत्म हो जाता है, ठीक है। पूरा आरसीएम खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी को चलो चलते हैं कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। तो उसके बाद है कॉम्पोजिशन लेवी। तो कॉम्पोजिशन लेवी एक ऑप्शनल स्कीम है, ठीक है। एक ऑप्शनल स्कीम है जहां पे एक ऑप्शन आ जाता है किसके पास, टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो नॉर्मल स्कीम में दे सकता है या कॉम्पोजिशन स्कीम में दे सकता है। नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि जब उसका टर्नओवर अगर 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट वहां पे भी टैक्स रेट अलग अलग रहता है, जैसे 12%, 28% है, 18% है, 5% है, वो सब टैक्स रेट अलग अलग है। यहाँ पे टैक्स रेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल स्कीम है, अगर कोई भी टैक्स पेयर का अगर टर्नओवर वो अगर 75 लाख जो कि रहता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, अगर 75 लाख से कम होगा तो वो अवेल कर सकता है, या नॉर्मल स्टेट में अगर 1.5 करोड़ में 150 लाख से अगर कम होता है तो वहां पे वो अवेल कर पाएगा। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 150 लाख से कम है तो वो अवेल कर पाएगा आपका ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर देखेंगे, ये आपका कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, टैक्स रेट बहुत कम है एंड प्रोसीजर भी बहुत कम है, बहुत सारे यहाँ पे एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो वो टैक्स देगा वेरी लो रेट में, बट यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बहुत लो रेट में वो टैक्स भरेगा, वेरी लो रेट। क्योंकि अगर आप कोई भी दुकानदार को जाएंगे ना तो वहां पे दुकान में बहुत सारा सामान होता है एंड वो जो सामान का रेट अगर देखेंगे बहुत अलग अलग रेट है। तो वो दुकान संभालेगा या वो रेट को ओनली वो जीएसटी पेमेंट करेगा, अलग अलग रेट के लिए जीएसटी पेमेंट करेगा, क्योंकि दुकान में बहुत सारा सामान रहता है। एक ग्रोसरी शॉप में जाएंगे एंड वो सामान के ऊपर अलग अलग रेट है, वो सब संभालेगा या यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करने में लग जाएगा या रिटर्न फाइलिंग में लग जाएगा। तो इसलिए उनके लिए ऑप्शनल स्कीम दिए है। अगर आपका टर्नओवर 150 लाख से कम है, नॉर्मल स्टेट में है आप 150 लाख से कम है, तो वहां पे आप अवेल कर सकते हैं ये वाला स्कीम, ठीक है। ये वाला स्कीम, इसका बेनिफिट क्या है, ये एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअलिटी के लिए हम इसको लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लो रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट क्या रहेगा 1%, 1% या 5% रहेगा रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर, मेनली 1% रहता है टैक्स रेट, लो रेट है। हासिल फ्री सिंपल प्रोसीजर, ऑब्वियसली सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पे स्मॉल टैक्स रेट है, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो प्रोसीजर पूरा सेम हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ऑब्वियसली टर्नओवर आपका कितना है तो टर्नओवर के ऊपर 1% मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल कैलकुलेशन है। एंड यहाँ पे लो टैक्स रेट है, और क्या है, वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, ऑब्वियसली यहाँ पे एनुअल रिटर्न भी सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखें नॉर्मल स्कीम में तो वहां पे एनुअल रिटर्न बहुत दिक्कत हो जाता है फाइल करने के लिए, हम तो फाइल करते हैं आपका 1 दिन लग जाता है आराम से। बट यहाँ पे एनुअल रिटर्न अगर सिंपल देखेंगे, यहाँ पे आपका कॉम्पोजिशन लेवी में बहुत कम, 1 घंटा के अंदर आपका फाइल हो जाएगा, तो सिंपल एनुअल रिटर्न फाइलिंग हो जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेजेस है, ये ऑप्शनल स्कीम है, सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हम वहां पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम लगाएंगे। जैसे आरसीएम था, इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कंपोजिशन स्कीम में कैसे टैक्स लगेगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में 2 सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, सब सेक्शन खास करके सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 2 और एक है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है।
तो यहाँ पे 2 सेक्शन याद रखना पड़ेगा, मैं आपको आगे जाकर समझा दूंगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 ये डील करा है। तो हम क्या क्या सेक्शन पढ़े हैं एक बार याद करा देते हैं, क्या क्या सेक्शन पढ़े हैं। तो सेक्शन नंबर 7 था सप्लाई, उसके बाद सेक्शन नंबर 8 था मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 है लेवी ऑफ ये, सेक्शन नंबर 10 अभी कंपोजिशन लेवी है। ठीक है, हम पढ़ाते जाएंगे और आपको सेक्शन नंबर याद भी कराते देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा सेक्शन नंबर याद रखने में। तो यहाँ पे मेनली 2 सब सेक्शन पढ़ेंगे, एक है कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए ये देखेंगे सबसेक्शन कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, यहाँ पे देखेंगे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन गुड्स के लिए। और सर्विसेज के लिए एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था, तो इसीलिए उसका सबसेक्शन है 2 है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है, जो कि सर्विसेज है, कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे मेनली 2 सबसेक्शन है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 2 मेनली गुड्स के लिए है, एंड सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज है। सिंपल है, यहाँ पे मैं जैसे डायग्रामेटिकली आपको प्रोवाइड किया हूँ ना, बहुत ईजी है आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद है यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आप ऑप्ट करेंगे। तो आप तो बोलेंगे कि सर हम तो समझ लिए कि हाँ कंपोजिशन लेवी गुड्स के लिए ये है, सर्विसेज के लिए ये है, बट कैसे हम अवेल करेंगे, कैसे भाई अवेल करेंगे। तो अवेल करने के लिए देख लेते हैं, अगर आप न्यूली रजिस्टर लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पर्सन है, हाउ टू एक्सरसाइज ऑप्शन या इफेक्टिव डेट क्या रहेगा, कब से इफेक्टिव रह जाएगा ये जो कंपोजिशन लेते हैं। तो पहले आप अगर न्यूली रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो न्यूली रजिस्ट्रेशन अगर लेते हैं तो जहां पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे ऑप्शन है, ठीक है, तो वहां पे कैटेगरी है कि वहां पे आप ऑप्शन में डाल सकते हैं कि हम कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हैं। तो वहां पे ऑप्शन है, तो वहां पे इंटीमेशन हो जाएगा, रजिस्टर फॉर्म में आपको मिल जाएगा ऑप्शन। एंड वो इफेक्टिव कब से हो जाएगा, जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा तो उस डेट से ये भी इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप न्यूली रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, जब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा तब डेट से ये कंपोजिशन लेवी भी इफेक्टिव हो जाएगा, तब डेट से ये कंपोजिशन लेवी इफेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि हम कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हो बट लेना चाहते हैं कि ये कंपोजिशन लेवी, तो वहां पे आपके लिए इंटीमेशन देना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब फॉर्म। ओनली आप इंटीमेशन याद रखिए, प्रेस्क्राइब फॉर्म जीएसटी पीएमटी याद मत रखिए, ओनली आप यहाँ पे प्रेस्क्राइब फॉर्म में इंटीमेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ प्रेस्क्राइब फॉर्म में इंटीमेशन देने के बाद वो इफेक्टिव हो जाएगा बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वो बिगनिंग हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर के साथ बिगनिंग हो जाएगा, ठीक है। जब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग हो जाएगा तो वो कंपोजिशन लेवी में वो स्टार्ट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला है अगर रजिस्टर्ड पर्सन न्यूली रजिस्टर होता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वो अप्लाई करेगा एंड इफेक्टिव हो जाएगा जब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। अगर उसके बाद अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी वो रजिस्टर हुआ है बट वो ऑप्ट करना चाहता है तो वहां पे वो इंटीमेशन करेगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में, इफेक्टिव हो जाएगा बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये था। उसका टर्न ओवर क्या है, टर्न ओवर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो गुड्स के लिए 2 क्राइटेरिया है, टर्न ओवर फॉर फाइनेंशियल कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। गुड्स के लिए 2 क्राइटेरिया है, एक है आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जो कि एनएमटी मुआज, एनएमटी मुआज, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम। तो ये 8 स्टेट के लिए, ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए है 75 लाख। और एक बार बोल देता हूँ क्योंकि इसमें आपका ये तीनों नहीं जाएगा, ये तीनों नहीं जाएगा इसमें। मेनली 11 रहता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहता है, बट 11 से ये तीनों नहीं जाएगा क्योंकि ये तीनों भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाते हैं। बट ये तीनों को छोड़कर बाकी जो 8 कैटेगरी स्टेट है स्पेशल कैटेगरी का, तो उसके ऊपर 75 लाख का देखेंगे। अगर 75 लाख या उससे कम है तो वो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर पाएंगे, अगर ज्यादा होगा तो वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। कौन है, एनएमटी मुआज, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, एम फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, उसके बाद एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एस फॉर सिक्किम। बाकी अदर रिमेनिंग स्टेट के लिए है तो वो है 150 लाख, वो है 150 लाख। ये था गुड्स के लिए, ठीक है। गुड्स के लिए टर्नओवर 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड हुआ था। बट अगर सर्विस देखेंगे तो सर्विसेज के लिए यहाँ पे देखेंगे, अगर सर्विसेज के लिए है 50 लाख, 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर प्रीसीडिंग में वो अगर 50 लाख या उससे कम है तो वहां पे सर्विसेज के लिए वो अडॉप्ट कर पाएंगे ये कंपोजिशन लेवी, ठीक है, ये अडॉप्ट कर पाएंगे कंपोजिशन लेवी, ठीक है, ये अडॉप्ट कर पाएंगे कंपोजिशन लेवी, ठीक है। सिंपल हो गया कि हाँ टर्नओवर वो तो अडॉप्ट कर लिए, कब से अडॉप्ट करेंगे, कब अडॉप्ट करेंगे, कौन सा सेक्शन है ये भी हो गया। उसका रेट क्या लगेगा, ठीक है, यहाँ पे रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा। तो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे गुड्स के लिए दे दिया है, सर्विसेज के लिए दे दिया है। गुड्स में मेनली 3 कैटेगरीज है। गुड्स में मेनली अगर वो मैन्युफैक्चरर है, वो अगर मैन्युफैक्चरर है या अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एक ही सर्विसेज कवर होता था गुड्स के लिए, वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज। या अदर अगर यहाँ पे आप ट्रेडर है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग मीन्स गुड्स ओनली सेल कर रहे हैं, ट्रेडर है आप, तो वहां पे क्या रहेगा टैक्स रेट। तो पहला है मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो वहां पे आपका रहेगा 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी रहेगा या यूटीजीएसटी रहेगा, हाफ हाफ करके टोटल 1% रहेगा ऑफ द टर्नओवर, ठीक है।
ये टर्नओवर के ऊपर लगे 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी रहेगा। तो सर रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में ये रहेगा 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी यूटीजीएसटी ऑफ द टर्नओवर रहेगा, टोटल 5% रहेगा। रेस्टोरेंट्स के केस में आपका रहेगा 2.5% रहेगा। उसके बाद ये रहेगा दोनों टर्नओवर के ऊपर। बट यहाँ पे अगर देखें अदर जो कि ट्रेडर के केस में रहेगा वही 0.5% रहेगा। बट यहाँ पे रहेगा इसके ऊपर ये कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन होगा टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो ये टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेशन होगा। मेनली ये ऊपर दोनों का टर्नओवर, बट यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेशन होगा। हम यहाँ पे समझा देते हैं कि यहाँ पे टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर के बिटवीन क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर है एंड टैक्सेबल टर्नओवर क्या है। टैक्सेबल टर्नओवर मींस ओनली जो भी टैक्सेबल वाला है, ओनली जो भी टैक्सेबल वाला है। बट अगर देखेंगे टर्नओवर, अगर देखें टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा। बट अगर देखें टैक्सेबल टर्नओवर ओनली जो इसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, ट्रेडर के केस में आपको याद रखना पड़ेगा ओनली वो टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर लगेगा, सिंपल है। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट है जो कि एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन ए स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन ए स्टेट। तो एग्रीगेट टर्नओवर मेनली किसके लिए देखते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर इसका यूज होता है कि कोई पर्सन वो रजिस्टर होगा या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए देखते हैं, या यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए देखते हैं। ठीक है, उसके लिए देखते हैं। बट उससे पहले और एक कॉन्सेप्ट जो कि सर्विसेज के लिए क्या रहेगा, टैक्स जो कि रहेगा 3%, 3%, 6%। आप लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे को तो सब बोलना पड़ता है, तो भूल जाते हैं। तो 6% रहेगा। ठीक है, तो 3%, 3%, 6% रहेगा सर्विसेज के लिए। तो गुड्स के लिए 3 कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरर है 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, उसके बाद है रेस्टोरेंट सर्विसेज 2.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। उसके बाद अगर देखेंगे अदर जो भी ट्रेडर है वहाँ पे 0.5% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, उसके सर्विसेज के लिए 3%, 3%, 6% ऑफ द टर्नओवर टोटल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे छोड़े थे जो कि था एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का यूज होता है मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है उसके लिए देखेंगे, या कॉम्पोजिशन लेवी अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज के लिए देखेंगे। ठीक है, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन लेवी लगेगा या नहीं लगेगा, या रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा, उसके लिए हम देखेंगे ये वाला कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर। मेनली एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट वो दोनों डिफरेंट है। मेनली फॉर्मर मींस यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर मेनली देखते हैं किसके लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, आज वेल आज वो जो कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज के लिए कॉन्सेशनल रेट था उसको पहले नोटिफिकेशन आया था, बट उसके बाद उसको वो डाल दिया है इसमें सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में डाल दिया। तो यहाँ पे ये तीनों के लिए यूज होता है, मेनली रजिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे, प्लस आपका देखेंगे यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये देखने के बाद यहाँ पे आ जाता है टर्नओवर इन स्टेट का काम। टर्नओवर इन स्टेट का काम, उसके बाद देखेंगे कितना टैक्स लगेगा। एक बार उसका रजिस्ट्रेशन हो गया या कॉम्पोजिशन लेवी हो गया, उसमें देखेंगे कितना टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगने के लिए हम देखेंगे टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, एक बार हो गया, वंस ए पर्सन अगर वो रजिस्टर हो जाता है या कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वहां पे टैक्स लगाने के लिए हम देखेंगे टर्नओवर इन स्टेट, क्योंकि उसके ऊपर लगेगा ये 0.5%, या 2.5% या 3% उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट जो कि टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, जो कि एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट ऑफ सब कुछ आ जाता है, टैक्सेबल टर्नओवर, इंटरस्टेट टर्नओवर, इंटरस्टेट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें दो चीज नहीं आएगा। पहले तो अगर कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, ये सब टैक्स है, वो मेनली टर्नओवर में नहीं आएगा। तो टर्नओवर में मेनली आप कितना सेल कर रहे हैं, कितना सब कुछ आ जाएगा। बट अगर देखें यहाँ पे टर्नओवर में टैक्स नहीं आएगा, जीएसटी का कोई भी टैक्सेस नहीं आएगा, कोई भी टैक्सेस नहीं आएगा। दूसरा है अगर आप कुछ आरसीएम में पेमेंट किए हैं टैक्स, ठीक है, आरसीएम में पेमेंट किए हैं, कोई भी आप परचेज किए हैं उसके ऊपर अगर आरसीएम में पेमेंट किए हैं टैक्स, वो भी नहीं जाएगा। पहला है कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, और दूसरा है अगर आप कुछ आरसीएम में पेमेंट किए हैं वो नहीं जाएगा। मेनली टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाएगा, एक्सपोर्ट सप्लाई आ जाएगा, इंटरेस्टेड, नॉन टैक्सेबल, नॉन रिलेटेड, सब कुछ आ जाएगा। बट एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस या वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स पेबल ऑन आरसीएम, जिसके ऊपर आप आरसीएम में अगर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम आरसीएम जाकर इससे पहले देखे, उसके ऊपर अगर कोई भी आप टैक्स पेमेंट करें तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा वो सब। ठीक है, सिंपल है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्रीगेट टर्नओवर में और एक चीज नहीं जाएगा, जो कि अगर आप कोई इंटरेस्ट देते हैं, किसके ऊपर इंटरेस्ट या डिस्काउंट देते हैं, किसके ऊपर देते हैं या लेते हैं, मेनली इंटरेस्ट लेते हैं, किसके ऊपर, ये इनकम है, इंटरेस्ट लेते हैं किसके ऊपर, लोन डिपॉजिट एडवांसेस के ऊपर। लोन डिपॉजिट एडवांसेस के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वहां पे वो नहीं जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा। अगर देखेंगे एक दुकानदार है, वो मेनली सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, सब कुछ सही है, बट उसका एक बैंक अकाउंट तो होगा, कंपल्सरी बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ तो पैसा होगा। तो वो पैसे के ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है,
कुछ अगर देखेंगे कुछ 50 रुपया या अगर ज्यादा से ज्यादा अगर 2 लाख रखा होगा तो भी अगर 2,000 3,000 उसको अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो वो इंटरेस्ट की वजह से उसको अभी नहीं मिलेगा ना कंपोजिशन लेवी, क्योंकि गुड्स के लिए ओनली गुड्स वहां पे कवर होगा, एक ही सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस कवर होगा। तो वहां पे अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट तो वो एलिजिबल नहीं होगा, कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, सर्विसेज में आना पड़ेगा। सर्विसेज में भी वो गुड्स नहीं ले पाएगा तो उसके लिए हार्डशिप हो जाता था, उसके लिए हार्डशिप हो जाता था 500 या 1,000 रुपया के लिए वो कंपोजिशन लेवी नहीं अडॉप्ट कर चुका था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन डिपॉजिट एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पे उसको हम नहीं लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे। सिंपल है, लॉजिकल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है फॉर द पर्पज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड ये एग्जाम सप्लाई है क्योंकि हम उसको एग्जामेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एंड एडवांस शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं जाएगा एंड आपका वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको इग्नोर ही करना है। तो ये आपका हो जाता है, रेट हो जाता है। एंड दो टर्मिनोलॉजी देखें जो कि एग्रीगेट टर्नओवर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका यूज सब जगह में है। अगर देखें रजिस्ट्रेशन चैप्टर में यूज है एंड आपका वैल्यूएशन में भी, वैल्यूएशन में यूज नहीं है बट टाइम ऑफ सप्लाई वहां पे सब इनडायरेक्टली यूज है, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन वो नहीं ले पाएंगे, कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन नहीं ले पाएंगे ये कंपोजिशन लेवी, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। इसको याद रखें, इको साइन बाद में हम इसको याद रख देंगे। बट यहाँ पे कुछ पर्सन पहला है ये गुड्स के लिए जहाँ पे नहीं ले पाएंगे, एंड यहाँ पे है सर्विसेज के लिए। तो पहले गुड्स के लिए देख लेते हैं, वो सेम हो जाएगा सर्विसेज के लिए। हम एक देखेंगे जो कि गुड्स के लिए, तो वो सर्विसेज के लिए सेम होगा, कोई भी यहाँ पे अलग नहीं होगा। एक चीज अलग होगा मैं आपको समझा दूंगा बट सेम है दोनों। तो पहला पॉइंट है जो कंपोजिशन लेवी नहीं ले पाएगा, यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन अगर वो एंगेज होता है इन दी गुड्स व्हिच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, मींस यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन वो अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज होता है, नॉन टैक्सेबल गुड्स मींस जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है, तो कंपोजिशन लेवी लेकर क्या करेगा वो, तो फिर टैक्स ही ऐसे नहीं देता है, कंपोजिशन लेवी लेकर क्या करेगा। तो इसलिए अगर कोई भी पर्सन वो अगर एंगेज होता है नॉन टैक्सेबल गुड्स में तो उसके ऊपर कंपोजिशन लेवी नहीं लगेगा। उसके बाद है अगर कोई भी पर्सन वो अगर एंगेज होता है इन द मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा यूज होता है। अगर कोई भी पर्सन वो अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, मीन्स अगर वो एक सेल करता है, आउटवर्ड सप्लाई मीन्स सेल कर रहा है, सेल कर रहा है एंड इंटरस्टेट कर रहा है। इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से अलग स्टेट को, इंट्रा मीन्स एक ही स्टेट के अंदर, बट इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से अलग स्टेट को। अगर यहाँ पे अलग स्टेट को सेल कर रहा है, परचेज करेगा तो चलेगा, बट अगर सेल कर रहा है तो वहां पे नहीं जाएगा, कंपोजिशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है। कंपोजिशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि ये कंपोजिशन लेवी एक ही स्टेट के अंदर वो सब चलता है, बाहर स्टेट में वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे आईटीसी का फंडा नहीं लगेगा, आईटीसी सेटअप नहीं हो पाएगा, वो सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी एक स्टेट से अलग स्टेट को कोई भी सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वहां पे नहीं लगेगा कंपोजिशन लेवी। बट परचेज कर रहे हैं बाहर स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है, बट अगर सेल कर रहा है तो वहां पे नहीं लगेगा, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद कोई भी पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, इको के थ्रू अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है, इको के थ्रू अगर देखो एचएमटी सर्विसेज के ऊपर इको टैक्स भरेगा, बट अदर जो भी गुड्स है, अदर गुड्स के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एचएमटी सर्विस को छोड़कर अदर जो भी सर्विसेज है, तो वहां पे अगर आप सप्लाई कर रहे हैं थ्रू अमेजन फ्लिपकार्ट है तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं तो आपका अमेजन फ्लिपकार्ट में आपको रजिस्टर नहीं होने के देंगे, ये तो नहीं होने देंगे क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो अप्लाई करने के लिए अलाउ करेंगे, नहीं तो अप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में रजिस्टर करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी, उसके बाद वहां पे आप अलाउ हो गए रजिस्टर होने के लिए फ्लिपकार्ट या अमेजन के थ्रू सेल कर सकते हैं, या मित्रा नाइका के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है अगर आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइसक्रीम, पान मसला, टोबाको, एरेटेड वाटर एंड यहाँ पे ब्रिक्स मेनली याद रखिए, ये पॉइंट पिछले बार आया था तो ये मेनली ब्रिक्स के बारे में बोल रहा है, इतना याद रखिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टैप बी, ठीक है, टैप बी, टी फॉर टोबाको, ए फॉर क्या है एरेटेड वाटर, उसके बाद पी मीन्स पान मसला, उसके बाद आई, आई मीन्स आइसक्रीम, उसके बाद बी मीन ब्रिक्स, ब्रिक्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करें ओनली मैन्युफैक्चरिंग, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो वहां पे कंपोजिशन लेवी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप एंगेज है तो वहां पे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये कंपोजिशन लेवी। टिप्पा बी इसको बोलते हैं, टिप्पा बी, टी मीन्स टोबाको, आई मीन्स आइसक्रीम, उसके बाद पी मीन्स पान मसला, ए मीन्स एरेटेड वाटर, उसके बाद बी मीन्स ब्रिक्स, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओनली। उसके बाद है यहाँ पे सप्लायर हु इज आइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन वो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे भी कंपोजिशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑपरेशन शुरू करेंगे उससे 5 डेज पहले उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन मना कर रहा है कि कॉम्पोजिशन लेवी में आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलाउ नहीं करें, क्योंकि पहले से ही आप रजिस्ट्रेशन वहां पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं अलाउ होगा। तो इसलिए यहाँ पे मना कर दिया है डायरेक्टली कि अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी मीन्स लेना चाहते हैं, तो वहां पे आप कार्डुअल टैक्सेबल पर्सन अगर होंगे या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर होंगे, तो उसके ऊपर नहीं लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये था कितना पॉइंट, ये था आपका 5 पॉइंट है। और एक पॉइंट है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है कि अगर आप रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप ऑप्ट करें कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए, अलाउड टू सप्लाई अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, मीन्स अगर आप सर्विस में एंगेज है एंड गुड्स में भी एंगेज है। ठीक है, आप सर्विस में एंगेज है एंड यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा है, अगर आप एंगेज होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, ठीक है, तो वहां पे भी आपके ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। एक पॉइंट यहाँ से आपका, यहाँ पे आप करेक्शन कर दीजिए। ठीक है, एक नया पॉइंट यहाँ से ऐड कर दीजिए। ठीक है, नया पॉइंट ऐड कर दीजिए, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज है। ठीक है, एक्सेप्ट जैसा आप इसको करेक्शन कर देना है नोट्स में, एक्सेप्ट आपका है रेस्टोरेंट सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, सॉरी रेस्टोरेंट सर्विसेज है। यहाँ पे और एक पॉइंट है, इसको डाल देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देना है गुड्स के लिए, गुड्स के लिए डाल देना है। एंड यहाँ पे भी ये पॉइंट भी डबल हो गया है, ये वाला सर्विसेज के लिए, तो ये वाला रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये दोनों रहेगा, ये सामने में जो भी है ये वाला रहेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट काट दिया हूँ उसकी जगह रहेगा यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो। उसमें यहाँ पे गुड्स के लिए एक है, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा ये कॉम्पोजिशन स्कीम। बट रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर अगर आप कोई भी सर्विसेज में एंगेज है तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा, आपके ऊपर ये नहीं लगेगा। बट आप सर्विसेज में अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़कर अदर सर्विसेज में भी एंगेज है तो आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, एक आपको बेनिफिट दिया हुआ है, जो कि ये आपका कितना है देख लीजिए, 5 लाख और 10%। ठीक है, 5 लाख 10%, हाँ 5 लाख और 10% व्हिच एवर इज हायर, तब तक आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख और 10% ऑफ दी टर्नओवर आप कर सकते हैं अगर गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज है। मेनली आपको अगर गुड्स वाला हो तो आप सर्विस नहीं ले सकते हैं, एक ही आप रेस्टोरेंट सर्विस ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक आपको बेनिफिट दिया है कि आप ले सकते हैं, गुड्स ले सकते हैं प्लस सर्विस ले सकते हैं, बट सर्विस का एलिमेंट वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 लाख और 10% ऑफ टोटल टर्नओवर व्हिच एवर इज हायर, तब तक आप सर्विसेज ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप सर्विसेज नहीं ले सकते। ठीक है, उससे ज्यादा आप सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे मिस्टर एक्स, वो महाराष्ट्र का बंदा है। ठीक है, महाराष्ट्र का बंदा है एंड उसका टर्नओवर अगर देखें, गुड्स में वो एंगेज है, गुड्स में एंगेज है, जिसका टर्नओवर है वो है 90 लाख है। एंड अगर सर्विसेज देखेंगे, वो रिपेयर सर्विस में एंगेज है, रिपेयर सर्विसेज में एंगेज है, रिपेयर सर्विसेज में एंगेज है एंड उसका टर्नओवर है 40 लाख है। ठीक है, टर्नओवर है 40 लाख। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल उसके लिए टर्नओवर का लिमिट क्या है, टर्नओवर का लिमिट है वो अदर स्टेट में है तो इसलिए 150 लाख है, बट ये यहाँ पे 130 लाख है उसका टोटल टर्नओवर है, 130 लाख है टोटल टर्नओवर। तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए वो ओनली गुड्स में एंगेज होना चाहिए एंड रेस्टोरेंट सर्विस में एंगेज हो सकता है। बट अदर सर्विस के केस में एक लिमिटेशन है, अदर सर्विस केस में मेनली अवेल नहीं होता है, बट बेनिफिट है, बेनिफिट भी वो लिमिटेशन के साथ है। लिमिटेशन क्या है, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, उतना तक वो दे सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5 लाख है, पहला लिमिट है 5 लाख है एंड दूसरा है 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर यहाँ पे टोटल लेंगे जो कि यहाँ पे होगा 10% ऑफ 130 लाख है एंड वो तो 5 लाख सेम है, तो यहाँ पे 13 लाख और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। तो हायर ऑब्वियसली 13 लाख है, तो हायर वाला है 13 लाख, उतना तक वो सर्विसेज अदर सर्विस दे सकता है। बट यहाँ पे देखेंगे अगर वो 40 लाख है अदर सर्विस, मीन्स यहाँ पे वो ज्यादा, इससे वो ज्यादा सर्विस में एंगेज है, तो इसलिए यहाँ पे वो कॉम्पोजिशन लेवल नहीं ले पाएगा, कॉम्पोजिशन लेवल नहीं ले पाएगा। अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में है तो चलेगा, अगर वो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस तो वहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर व्हिच इज हायर, उतना तक वो दे सकता है अदर सर्विसेज है। ठीक है, अदर सर्विसेज वो दे सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आप ये जो पॉइंट अगर देखें तो इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, ये वाला है 1 2 3 4
5, 6, तो इसको आप ऐड कर दीजिए गुड्स के साथ, ओनली गुड्स के साथ ऐड कर दीजिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। तो यहाँ पे अगर देखें 6 पॉइंट क्या है, पहला है अगर वो एंगेज होता है इन दी नॉन टैक्सेबल गुड्स, उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई में एंगेज होता है, उसके बाद इको के थ्रू अगर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिपा बी है, उसके बाद है अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसके बाद लास्ट है अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है, एंड वो मैक्सिमम दे सकता है, एक एक्सेप्शन है कि मैक्सिमम दे सकता है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख फीसवर इज हाइयर। तो ये था यहाँ पे, ये था गुड्स के लिए। सर्विसेज के लिए सेम ही है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, बट सर्विसेज में भी एक करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे वो डबल हो गया है कि ये मैन्युफैक्चर वाला पॉइंट डबल हो गया है, उसके जगह आप लिख लीजिए ये वाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड सीटीबी एनआरटीबी जो कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो अवेल नहीं कर पाएंगे, सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, गुड्स जो भी है सर्विसेज सेम है, गुड्स जो भी है सर्विसेज सेम है। जैसे अगर वो एंगेज किस में है, नॉट डेबिटेबल टू टैक्स मींस नॉट टैक्सेबल गुड्स में अगर वो एंगेज है, उसके बाद है अगर वो इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वहां पे भी नहीं होगा। उसके बाद अगर वो इको के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो वहां पे भी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वो मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स जो कि टिपा बी में अगर वो एंगेज है तो वहां पे भी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल में एंगेज है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। और एक बात है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टर्नओवर में आपका नहीं जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका कहाँ पे भी नहीं जाएगा, इंटरेस्ट कहाँ पे भी नहीं जाएगा, जहां पे भी हम सब इंटरेस्ट देखे हैं ना, कहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। आप एक चीज याद रखिए, इंटरेस्ट कहाँ पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ पे भी नहीं जाएगा। और एक चीज है यहाँ पे, जो सर्विसेज अवेल करना चाहता है वो गुड्स नहीं ले पाएगा, एंड जो गुड्स लेता है वो सर्विसेज नहीं ले पाएगा, मीन साइमल्टेनियसली दोनों नहीं ले पाएंगे। जो गुड्स लेता है वो सर्विस नहीं ले पाएगा, एंड जो सर्विस लेता है वो गुड्स नहीं ले पाएगा, सॉरी हाँ, जो गुड्स लेता है सर्विसेज नहीं ले पाएगा, एंड जो सर्विसेज लेता है वो गुड्स नहीं ले पाएगा, ठीक है। एक ही आपको चूज करना पड़ेगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद अदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर देखेंगे वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाएगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस मेनली अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, बट अगर वो कंपोजिशन लेवी या एग्जेम्प्ट सप्लाई में एंगेज होता है तो उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई है, उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई में थोड़ा जो कंटेंट है वो कम है, टैक्स इनवॉइस से कम है, तो इसलिए उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको वो आईटीसी नहीं मिलेगा, अवेल नहीं कर पाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टैक्स तो एक तो 0.5% या 2.5% दे रहा है, उसके ऊपर क्या आईटीसी लेगा। उसके बाद है composition levy if upheld include all registered person having same PAN। तो अगर एक ही सेम पैन पर अगर 3-4 बिजनेस है एंड उसको ऑल बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन लेवी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसका पैन एक ही होगा एंड उसका 3-4 बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस एक्स है, वाई बिजनेस है एंड जेड बिजनेस है, 3 बिजनेस है, तो ये तीनों बिजनेस के लिए उसको कॉम्पोजिशन लेवी लेना पड़ेगा। एक बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन लेवी, अलग बिजनेस के लिए उसको नॉर्मल लेवी नहीं ले पाएगा। ऑल बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन लेवी अवेल करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कॉम्पोजिशन लेवी नहीं अवेल हो पाता है, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो उसको सबको नॉर्मल लेवी में लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बिजनेस से नहीं चलेगा, सब बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन लेवी, नहीं तो नॉर्मल लेवी। आधा आधा नहीं ले पाएगा, साइमल्टेनियसली नहीं ले पाएगा आधा आधा, ठीक है, तो आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन के लिए देखेंगे कि वो अवेल होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो उसको नॉर्मल सब बिजनेस के लिए लेना पड़ेगा, एक सेम पैन पर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, उसी परमानेंट अकाउंट पर जो भी रहेगा बिजनेस, सब बिजनेस के लिए उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी, नहीं तो नॉर्मल लेवी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अगर यहाँ पे ये नहीं मानता है, पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी मीन्स यहाँ पे ये अगर जानबूझकर अगर कॉम्पोजिशन लेवी अवेल करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। अगर जानबूझकर वो अवेल करता है एंड वो इरेगुलर, ठीक है, उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होता है बट वो जानबूझकर अवेल कर देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो ये होता है। उसका वैलिडिटी क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैलिडिटी मेनली जब उसका टर्नओवर 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट या आपका 50 लाख सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए रहेगा, नॉर्मल स्टेट के लिए रहेगा 150 लाख 75 लाख या 50 लाख से जब उसका टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो उसी टाइम उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, उसी टाइम उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा 7 डेज के अंदर। अगर यहाँ पे नहीं देता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगा, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगा। मीन जिस दिन उसका टर्नओवर 75 लाख या 150 लाख या 50 लाख से ज्यादा हो जाता है उसी दिन उसका कंपोजिशन लेवल लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो एंड तक, ईयर एंड तक वेट नहीं करेगा या क्वार्टर एंड तक वेट नहीं करेगा, उसी दिन उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसी दिन उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज टू पे टैक्स ऑन कंपोजिशन लेवी शैल बी वैलिड एज लॉन्ग एज वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, जो भी कंडीशन वो सेटिस्फाई सब दिया है वो सब अगर सेटिस्फाई करता है, वही जो 75 लाख या 150 लाख और जो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको वो अवेल कर पाएगा कंटिन्यूसली। अगर अवेल नहीं कर पाएगा जब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तक कंपोजिशन लेवी अलाउ हो जाएगा।
जब से कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वहां पे उसको पे करना पड़ेगा टैक्स नॉर्मल लेवी में, नॉर्मल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा नॉर्मल लेवी में, ठीक है। एंड यहाँ पे इशू टैक्स इनवॉइस भी करना पड़ेगा, उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवी जब था उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता था, बट अभी वो नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया है तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद विद इन 7 डेज उसको इंटीमेशन करना पड़ेगा जीएसटी सीएमपी पर, याद मत रखिए, बट अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मेनली 7 डेज के अंदर उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दी ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द कॉम्पोजिशन स्कीम लास्ट हो जाएगा फ्रॉम द डे ऑन व्हिच एग्रीगेट टर्नओवर उसका जो भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाएगा 1.5 करोड़ और 75 लाख आज के केस में। तो जिस दिन से उसका टर्नओवर 75 लाख या 150 लाख से ज्यादा हो जाएगा उसी दिन से वो लास्ट हो जाएगा ये जो ऑप्शन, ठीक है। उसका सेल्फ विड्रॉल भी कर सकता है, जब उसका मन करे वो विड्रॉल करके वो जा सकता है नॉर्मल स्कीम को, एंड वो अप्लाई करेगा विड्रॉल कौन सा फॉर्म में, वही जीएसटी सीएमपी फॉर्म में वो इंटीमेट करेगा विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर वो इंटीमेट करेगा, 7 डेज के अंदर इंटीमेट करेगा। उसका प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, बट वो कॉम्पोजिशन लेवी यहाँ पे लेता है, कॉम्पोजिशन लेवी अगर प्रॉपर ऑफिसर जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर, वैसे जीएसटी में प्रॉपर ऑफिसर उसको बोलते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर को जब लगेगा कि यहाँ पे वो इन एलिजिबल है बट वो अपील कर रहा है, तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर भी शोकॉज नोटिस देगा जीएसटी सीएमपी 5। तो शोकॉज नोटिस कुछ नहीं है, नोटिस जो भेजते हैं ना उसको बोलते हैं, हम नॉर्मल जो नोटिस भेजते हैं उसको इनकम टैक्स या जीएसटी में बोलते हैं शोकॉज नोटिस। तो उसको वो जीएसटी सीएमपी 5 में एक नोटिस भेजेगा जिसको बोलते हैं शोकॉज नोटिस भेजेगा। उसके बाद यहाँ पे विद इन 15 डेज वो क्लैरिफिकेशन रिप्लाई देगा जीएसटी सीएमपी 6 में, जीएसटी सीएमपी 6 में वो क्लैरिफिकेशन देगा। उसके बाद जीएसटी सीएमपी 7 में वो विद इन 30 डेज आइदर वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा कॉम्पोजिशन लेवी, आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो ये टाइम पीरियड को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ डायग्रामेटिकली। तो आ जाइए, पहले इसका टर्नओवर यहाँ पे 75 लाख या 50 लाख से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे वो विद इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर वो अप्लाई करेगा, ठीक है, अप्लाई करेगा इसमें जीएसटी सीएमपी 4 में, सीएमपी 4 में वो अप्लाई करेगा। एंड यहाँ पे भी और एक चीज है, जब उसका मन करे वो जीएसटी सीएमपी 4 में भी वो अप्लाई कर सकता है विड्रॉल के लिए, कौन, ये जो टैक्स पेयर है। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि यहाँ पे वो इनएलिजिबल है बट वो अपेल कर रहा है, तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस एससीएन वो इशू करेगा, एंड वो रहेगा हमारा जीएसटी सीएमपी 5 में रहेगा, जीएसटी सीएमपी 5 में रहेगा शो कॉज नोटिस। उसके बाद ये 15 डेज के अंदर उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, किसको, आरसीसी को 15 डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है, रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड रिप्लाई कौन सा फॉर्म में देगा, ये देगा जीएसटी सीएमपी 6 में, जीएसटी सीएमपी 6 में देगा रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 डेज के अंदर रिप्लाई देने के बाद 30 डेज के अंदर जिस दिन वो रिप्लाई देता है उसका 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कंपोजिशन लेवी को आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एंड ये कौन सा फॉर्म में देगा, जीएसटी सीएमपी 7 में, ठीक है, जीएसटी सीएमपी 7 में वो आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये था सब फॉर्म नंबर। एंड यहाँ पे आपका पूरा कंपोजिशन लेवी खत्म हो जाता है, एंड प्लस ये चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, आपका जो वैल्यूएशन चैप्टर उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन कर देना है, ठीक है, करेक्शन कर देना है, जो भी हम करेक्शन किए थे उसको भी आपको करेक्शन कर देना है, ठीक है। तो हम वैल्यूएशन चैप्टर को जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वैल्यूएशन चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, हर टर्म में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वैल्यूएशन के बिना आपका जीएसटी इनकम्प्लीट, वैल्यूएशन एंड आईटीसी ये इनकम्प्लीट विदाउट जीएसटी में इनकम्प्लीट हो जाता है विदाउट आईटीसी एंड वैल्यूएशन चैप्टर, ठीक है। तो वैल्यूएशन चैप्टर मेनली डील कर रहा है, एक सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 यहाँ पे मेनली बोल रहा है कैसे हम वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, कैसे वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कैसे वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ये वैल्यूएशन चैप्टर एंड डील कर रहा है सेक्शन नंबर 15, ठीक है, सेक्शन नंबर 15 डील कर रहा है, मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए है सेक्शन नंबर 15। तो यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो हम वैल्यू क्या लेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको ही लेंगे वैल्यू, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको ही लेंगे, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन मीन्स एक्स एंड वाई के बीच जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर 1 लाख में वो एक्स वाई को देता है, तो वो 1 लाख को लेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे। पर जीएसटी पर्पज कहाँ पे लेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे वही 1 लाख को लेंगे हम, आपका वैल्यू फॉर द जीएसटी पर्पज। कब लेंगे, अगर यहाँ पे वही प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए, मीन्स जो भी 1 लाख वही एक्चुअली होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कि वो बोलेगा कि अभी 1 लाख ले, बाद में मैं आपको फोन दे दूंगा, मोबाइल फोन दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, वही 1 लाख उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। प्लस यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी जब बनेगा ना तो वहां पे वो बोलेगा कम नोटिस दे दो क्योंकि टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। तो अगर वो रिलेटेड पार्टी बनेंगे तो वहां पे भी वो प्राइस को नहीं लेंगे।
या अगर प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मीन्स प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और अदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। तो तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेंगे। तो पहला कंडीशन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए, प्राइस एक्चुअली सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड थर्ड है यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लेंगे, क्या लेंगे, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम लेंगे आज एसेसिबल वैल्यू मीन्स जीएसटी वैल्यू लेंगे, ठीक है, आज वैल्यू ऑफ द सप्लाई लेंगे अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और एक बार बोलो तीनों कंडीशन क्या है, पहला है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, एंड सप्लायर एंड बायर आर नॉट रिलेटेड पार्टी, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पार्टी। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेंगे, आज आपका जीएसटी वैल्यू लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये आपका हो गया सबसेक्शन 1। उसका सबसेक्शन 2 बता रहा है कि यहाँ पे 5 चीज ऐड करेंगे, ठीक है, 5 चीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 चीज ऐड करेंगे वैल्यू के साथ, टीपीआईएलएस ऐड करेंगे, और एक है आपका यहाँ पे एक डिडक्ट करेंगे जो कि डिस्काउंट, जो कि सबसेक्शन 3 में है बट सबसेक्शन 2 में बता रहा है 5 चीज ऐड करेंगे टीपीआईएलएस। पहला सुनो मैं जो बता रहा हूँ, पहला है टैक्सेस, टैक्सेस कोई भी टैक्सेस सब कुछ ऐड हो जाएगा, बट जीएसटी में जो भी टैक्सेस उसको ऐड नहीं करेंगे, जीएसटी में जो भी टैक्सेस उसको ऐड नहीं करेंगे, जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको ऐड नहीं करेंगे। मेनली टैक्सेस क्या होता है, मेनली टैक्सेस ऐड होता है बट जीएसटी का टैक्सेस ऐड नहीं होगा। और एक चीज है टीसीएस, टीसीएस क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो वो जो टैक्स टीसीएस है उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, टीसीएस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि टीसीएस एक टैक्स नहीं है, वो एक इंटरिम लेवी है, एक इंटरिम लेवी है जो बाद में क्रेडिट के मिल जाता है, क्रेडिट में मिल जाता है बाद में, तो इसलिए टीसीएस को हम ऐड नहीं करेंगे, टीसीएस को हम ऐड नहीं करेंगे। और उसके बाद पी, पी मीन्स जो भी रेसिपिएंट का ओब्लिगेशन है बट सप्लायर पेड कर देता है, बाद में उससे वो चार्ज कर देता है। पी, पी मीन्स ओब्लिगेशन मीन्स पेबल, जो कि रेसिपिएंट पेबल होता है बट सप्लायर पेड कर देता है, बाद में वो कलेक्ट कर देता है रेसिपिएंट से। उसका आई, आई मींस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस क्या है, पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उसको भी सब ऐड करेंगे। उसके बाद एल, एल मींस लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, इसको सब ऐड करेंगे। उसके बाद एस मींस सब्सिडी, सब्सिडी किससे मिलता है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी से, सब्सिडी मिलता है नॉन गवर्नमेंट बॉडी से, एंड रिलेटेड टू द सप्लाई, एंड रिलेटेड टू द सप्लाई, तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है सप्लाई सब्सिडी तो उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है सब्सिडी उसको ऐड नहीं करेंगे। तो 5 चीज क्या है, टीपीआईएलएस, टी मींस टैक्सेस ऐड होगा बट सीजीएसटी, एसजीएसटी वो सब जीएसटी ऐड नहीं होगा, एंड टीसीएस को इग्नोर करेंगे। उसके बाद है पी, पी मींस रेसिपिएंट पेबल होता है बट सप्लायर पेड कर देता है। उसके बाद है आई, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस ऐड होगा। उसके बाद लेट फी, पेनल्टी, ये सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद है सब्सिडी फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट, वो ऐड होगा, ठीक है, टीपीआईएलएस। तो यहाँ पे वही है, तो टैक्सेस, सेस, चार्जेस सब कुछ ऐड हो जाएगा बट अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, बट म्युनिसिपल टैक्स वो भी ऐड होगा क्योंकि वो एक टैक्स है। बट आपका टीसीएस इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी टीसीएस है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा एज एन इंटरिम लेवी, नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स, तो कैरेक्टर ऑफ टैक्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद कोई भी अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे मींस वो रेसिपिएंट का लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, बट व्हिच इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, वही रेसिपिएंट पेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग चार्जेस बाय द सप्लायर, एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लायर गुड्स, तो एनीथिंग कोई भी एक्सपेंसेस अगर यहाँ पे खर्चा करता है सप्लायर एंड वो कलेक्ट कर देगा रेसिपिएंट, तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट फॉर द सप्लाई, ये सब ऐड हो जाएगा, एल मींस लेट फी। उसके बाद है कोई भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू दिस प्राइस एंड एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो भी सब्सिडी मिलता है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मींस यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट बॉडी से मिलना चाहिए, ठीक है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा तभी उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तभी उसको ऐड करेंगे। ये था 5 पॉइंट, उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे डिस्काउंट लेस हो जाएगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट वो लेस हो जाएगा, डी आपका लेस हो जाएगा। कब लेस होगा, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दो कंडीशन क्या है, वो डिस्काउंट एट द टाइम और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो होना चाहिए एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो डिस्काउंट वो मिलना चाहिए ऑन और बिफोर द सप्लाई, सप्लाई से पहले वो डिस्काउंट अलाउ होना चाहिए। एंड दूसरा बोल रहा है वो डिस्काउंट इनवॉइस में होना चाहिए, वो डिस्काउंट इनवॉइस में होना चाहिए। एक तो इनवॉइस में होना चाहिए, दूसरा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तभी लेस करेंगे। बट आफ्टर सप्लाई भी हम डिस्काउंट लेस करेंगे, आफ्टर सप्लाई भी हम डिस्काउंट लेस करेंगे। कब लेस करेंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए पहले डिस्काउंट मिलने के लिए, एंड जो भी डिस्काउंट है, जो रिलेटेड इनवॉइस है, वो इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है, वो इनवॉइस के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, इनवॉइस के रिलेटेड होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो भी आईटीसी है वो रिवर्स हो जाएगा डिस्काउंट के रिलेटेड, वही बोला है आफ्टर द सप्लाई वो भी होगा अगर यहाँ पे एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है
एंड वो स्पेसिफिकली लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइस, वो लिंक होना चाहिए वो इनवॉइस से। एंड जो भी आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट हैज बीन रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रेसिपिएंट, तभी यहाँ पे डिस्काउंट लेस होगा। पहला है, अगर डिस्काउंट मिलता है प्रीवियसली और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है, तो उसको तो लेस कर देंगे। बट आफ्टर अगर होगा, आफ्टर अगर डिस्काउंट मिलेगा सप्लाई के बाद, तो वहां पे वो एग्रीमेंट होना चाहिए एंड लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए एंड आईटीसी रिवर्स बाय द रेसिपिएंट होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 4 बता रहा है, अगर यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर नहीं हो पाता है, तो वहां पे हम वैल्यूएशन रूल देखेंगे, वैल्यूएशन रूल देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वैल्यूएशन रूल्स देखेंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट के क्लारिफिकेशन से देख लेते हैं, डिस्काउंट के रिलेटेड क्लारिफिकेशन है उसको देख लेते हैं, डिस्काउंट के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर डिस्काउंट मिलता है बाय वन सेव मोर ऑफर, जैसे बाय वन सेव मोर ऑफर, ठीक है, बाय मोर सेव मोर ऑफर जैसे, तो ये जो डिस्काउंट है ये मेनली क्या होगा, तो ये मेनली आपका वो सप्लाई डिस्काउंट है, ठीक है। ये मेनली वॉल्यूम डिस्काउंट एंड शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द कंडीशन। तो यहाँ पे उसको हम लेस करेंगे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, वो पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा है वो इनवॉइस में लिंक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन प्लस आईटीसी जो भी है रिवर्स अगर कर देता है रेसिपिएंट, तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा, तभी ये जो डिस्काउंट हम लेस कर देंगे, ठीक, तभी ये डिस्काउंट लेस कर देंगे, मींस बाय मोर सेव मोर ऑफर, क्योंकि ये आफ्टर सप्लाई होता है, ठीक है, आफ्टर सप्लाई होता है, बट उसको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसका सेकंड हैंड डिस्काउंट, तो सेकंड हैंड डिस्काउंट इसको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो बाद में होता है, ठीक है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो बाद में होता है, ठीक है। ये डिस्काउंट लेस नहीं होगा क्योंकि वो बाद में होता है, तो इसलिए इसको हम लेस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लेस नहीं करेंगे। ये हो गया है। उसके बाद और क्या देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर या आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी सर्विस देते हैं बैंकिंग कंपनी को, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं, जो कि हम आरसीएम में देख के आए थे, जहाँ पे आरसीएम में टैक्स भरेगा बैंकिंग कंपनी। तो वही बताया है कि आरबीआई का सर्कुलर है कि वो कमीशन फी देंगे किसको, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर को, द क्वांटम व्हिच इज रिव्यूड पीरियडिकली, मींस आरबीआई यहाँ पे फिक्स किया है, वो जो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कौन देगा कमीशन, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी देगा, ठीक। उसके बाद यह है कि यहाँ पे बैंक जो भी एग्रीमेंट होता है बैंक एंड बीसी के बीच, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स दैट डायरेक्टली वो कोई भी फी कलेक्ट नहीं करेगा कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से कुछ भी ये बैंक के बिहाफ में वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर हैंड बैंक विल बी परमिटेड टू कलेक्ट रीजनेबल सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर ऑन सच सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट मैनर एंड बैंकिंग कंपनी यहाँ पे लाइबल होगा ऑन द रिवर्स बेसिस। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये मेनली अगर देखेंगे, ये है बीसी या बीएफ जो कि बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी यहाँ पे बैंकिंग कंपनी, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है। ये मेनली सर्विस देते हैं कस्टमर को, ठीक है, ये कस्टमर को सर्विस देते हैं, ठीक है, कस्टमर को वो सर्विस देते हैं, कस्टमर को सर्विस देते हैं एंड बैंकिंग से वो लेते हैं फी, फी कमीशन लेते हैं, ठीक, फी कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई का सर्कुलर है कि वो कमीशन कितना देंगे वो फिक्स करेगा आरबीआई। एंड यहाँ पे बीसी एंड बीएफ वो डायरेक्टली कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर से, कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड वो कलेक्ट करेगा कौन, ये बैंकिंग कंपनी कलेक्ट करेगा, एंड वो कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएगा बीसी बीएफ किससे, कस्टमर से डायरेक्टली कुछ कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक चीज है, ये जो फी एंड कमीशन के ऊपर, ठीक है, एंड ये जो सर्विसेज रिसीव करता है बैंकिंग कंपनी, ये सब के ऊपर आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा, मीन बैंकिंग कंपनी सब सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा, बैंक देगा वहां पे आरसीएम में टैक्स भरेगा। ये जो सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा एंड ये जो फी कमीशन के ऊपर आरसीएम लगेगा एंड वो देगा बैंक देगा, ठीक है, ये दोनों के ऊपर बैंक देगा आरसीएम। तो ये था आपका मेनली एक क्लैरिफिकेशन, छोटा सा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपका दो दो चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, दो दो चैप्टर खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़िए इसको, जल्दी से इसको कवर कर लीजिए एंड इसका क्वेश्चन अगर आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां से जाकर आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और एक चीज है, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो आगे आएगा एंड आपके लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो बहुत सारा बच्चों को पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं एंड वो भी बेनिफिट ले पाएगा इस वीडियो से। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एक्चुअली जो कंटेंट वो नहीं पढ़ाते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ हमारा बुक्स में बहुत ज्यादा है, बट इसको कवर कर दीजिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। आप शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।